गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने बच्चे। बोला सर छोटे छोटे प्यारे तो बोल दो, छोटे मत बोलना बस। क्यों भाई? बोला सर अब हम प्राइमरी जंप करके सेकेंडरी स्कूल में आ गए हैं, अब हम 5th क्लास में नहीं रहे, अब हम 6th क्लास में आ गए हैं। तो आज हम आपको छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब से आप बड़े हो गए। क्यों? बोलो सर 6th क्लास में आ गए इसीलिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े वाले बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2 क्लास 6 एनसीईआरटी की जो बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर है बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले चैप्टर को समझते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या है बेटा? लिविंग वर्ल्ड मतलब जैसे अपने चारों तरफ जब भी आप देखते होगे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है। कुछ मरी हुई हैं, कुछ जिंदा चीज़ें हैं। मरी हुई चीज़ें में क्या? टेबल, चेयर, पंखा, दीवारें, ये सब मरी हुई चीज़ें हैं, डेड है। वेयर कुछ चीज़ आपको जिंदा भी दिखती हैं, जैसे आपके सभी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स, टीचर। उसके अलावा भी बहुत सी जिंदा चीज़ें दिखती हैं, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, वो सब जिंदा हैं। एज वेल एज प्लांट्स भी हमें जिंदा, हमें पता है प्लांट्स भी जिंदा है सर, प्लांट्स के पास भी लाइफ है, तो प्लांट्स भी हमें दिखाई दे। तो ये सब हो गए लिविंग वर्ल्ड। तो अब लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा विभिन्नता। विभिन्नता मतलब डाइवर्स टाइप की चीज़ें, अलग अलग टाइप की। मैंने बताया लिविंग वर्ल्ड 2 टाइप के, एक तो सर एनिमल्स, तो एनिमल में भी मेरे को डाइवर्सिटी दिखाई दी। कैसे? ह्यूमन बीइंग के देखो 2 पैर 2 हाथ, वहीं मच्छर के बिल्कुल पंख दे रखे हैं। वहीं फिश को देखता हूँ तो उसको गिल्स दे रखे हैं स्विम करने के लिए। जबकि कहीं बड़े बड़े हाथी दिखाई दे रहे हैं, कहीं मुझे राइनोसोरस दिखाई दे रहा है। तो उससे मुझे दिखाई दिया कि एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। चलो तो अब प्लांट्स की बात करते हैं। जब मैं प्लांट्स को देखा तो कहीं तो मेरे को छोटू सा प्लांट दिखाई दिया, कहीं मेरे को बड़ा बैनियन ट्री दिखाई दे रहा है, बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ प्लांट तो इतने कमज़ोर थे सर, जो अपने सहारे पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे मनी प्लांट देखा होगा आपने, मनी प्लांट देखा है? तो वो आपने देखा होगा किसी न किसी सहारे से चढ़ता है, इसीलिए उसको क्लाइमर बोलते हैं, क्योंकि वो अपने सहारे खड़ा भी नहीं हो सकता है। अभी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वहाँ हमने देखा कि प्लांट्स भी बहुत टाइप के हैं, एनिमल्स भी बहुत टाइप के हैं। तो इसका मतलब जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही डाइवर्स नहीं है। हाँ सर वही तो है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने जो ये क्यूरियोसिटी की बुक निकाली बेटा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या डाली उसने? बुक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया, मज़ा आएगा पढ़ने में। कैसे मज़ा आएगा? हर एक कहानी से इंट्रोड्यूस करा रखा है। चैप्टर का स्टार्टिंग जो होगा ना, वो किसी न किसी कहानी से शुरू कर रखा है। तो बच्चे को खुद को फील होगा कि ओके कहानी है, मज़ा आ रहा है। और बच्चों को खुद को दिखा रखा है कि बच्चे कैसे रियल लाइफ में अपने चारों तरफ देखते हैं। स्टार्टिंग उन्होंने कहाँ से किया? इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग। एक बड़ी खुशनुमा सुबह है। कब? कल की बारिश के बाद। कल रात में बढ़िया सी बारिश हुई थी, उसके बाद बड़ी फ्रेश सी मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग में क्या होता है बेटा? मॉर्निंग में डॉक्टर रघु, ये जो करेक्टर दिखा रखा है, डॉक्टर रघु, मनीराम चाचा एंड उनकी मैडम है बेटा, साइंस की मैडम है सुलेखा मैम। तो वो लोग एक मॉर्निंग वॉक प्लान करते हैं। किस लिए? टू मेक अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में समझने के लिए कि एनवायरनमेंट में जो हमारे अपने चारों तरफ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, लिविंग वर्ल्ड दिखाई देता है, वो कितना डाइवर्स है, अलग अलग टाइप के। जब आप वो जंगल टाइप में जाएंगे तो आपको कहीं बटरफ्लाई दिखाई देंगे, कहीं लॉयन दिखाई देंगे, कहीं कुछ दिखाई देंगे, कहीं कुछ, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स। जब हम प्लांट्स को देखेंगे, यहाँ देखो कहीं स्क्वायरल दिखाई दे रहा है, कहीं बर्ड्स दिखाई दे रहा है, पिकॉक, मंकी, अलग अलग टाइप के दिखाई दे रखा है। ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में ही प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो प्लांट्स देखोगे तो कहीं देखो आपको बुश दिखाई दे रहे हैं, कहीं ग्रास दिखाई दे रहा है, कहीं फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस चैप्टर में यही चीज़ हमें समझना है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? जो सुलेखा मैडम हैं वो साइंस के टीचर हैं, तो उन्होंने प्लान किया कि डॉक्टर रघु को एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में अच्छे खासा नॉलेज है, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर। तो वो उनको इनवाइट कर लेते हैं। पैरेलली मनीराम चाचा हैं बेटा, एल्डरी पर्सन है। एल्डरी मतलब बुजुर्ग आदमी है जिनको नॉलेज है अच्छा खासा। और एक अच्छी चीज़ क्या है? ही कैन मिमिक। मिमिक मतलब मिमिक्री कर सकते हैं। जैसे आप लोग करते हैं, कभी पापा की आवाज़ निकालते हैं, मम्मी की आवाज़ निकालते हैं, लाइक दैट वो अलग अलग एनिमल्स की
बर्ड्स की अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं, इसीलिए उनको अपने साथ उन्होंने प्लान किया। बताया उन्होंने कि वो नेचुरल वॉक पे गए। डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं रिसर्च लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा क्या हैं, एक एल्डरी पर्सन है जो कि मिमिक कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब एल्डरी पर्सन है तो उनको नॉलेज ज़्यादा होगा। बात समझो, ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ खुद से प्लान कर सकते हो। उनके साथ जाइए, क्योंकि वो एल्डरी पर्सन है, उनको नॉलेज होगा। तो वही मनीराम चाचा को बताया कि वो एल्डरी पर्सन है, उनको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। जब वो पार्क में जाते हैं एक मॉर्निंग के लिए, तो डॉक्टर रघु उनको एडवाइस करते हैं, बेटा कि आप स्मेल पे ध्यान करना। जैसे अलग अलग टाइप की स्मेल आएंगी, बिल्कुल आएगी, स्पेशली जब रेन के बाद का जो मौसम होता है ना, बड़ा प्यारा सा मौसम होता है, वहाँ आपको अलग अलग टाइप की स्मेल आएंगी। किसी फ्लावर के पास से जाएंगे तो फ्लावर में नेक्टार रहता है बेटा, और नेक्टार से क्या है, बड़ी प्यारी सी स्मेल आती है। कभी किसी झाड़ियों में जाओगे, वहाँ अलग टाइप की स्मेल होगी। तो डॉक्टर रघु ने बताया कि आप स्मेल पे ध्यान करना, एंड एम्फेसाइजेज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली बच्चों के लिए, कि लिविंग क्रिएचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। लिविंग क्रिएचर्स को, मान लिया बहुत बार ऐसा होता है बेटा, कोई बंदा सो रहा है और मुझे उसका फोटो क्लिक करना है। आजकल है रील्स का शौक चल रहा है, तो मुझे उसका फोटो क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, पत्थर उठाया, बंदर को मार दिया ताकि वो उड़ जाए और मेरी तरफ देखे, तब मैं उसको फोटो खींचूं। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना है। नेचुरल वॉक पे जाओ तब भी, इवन जू वगैरह में जाए तब भी, ऐसा कभी नहीं करना है। यही चीज़ आपको समझाने के लिए लिखा है कि उन्होंने समझाया कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर वो सो रहा है तो लेट हिम स्लीप एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, उन्होंने डिस्टर्ब किए बिना। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू देयर साउंड्स। उनकी आवाज़ भी ध्यान से सुनो। कि कोई जानवर है तो आपने देखा होगा चिड़िया कैसे आवाज़ आएगी, ची 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 ऐसे आवाज़ आएगी। कोयले की कुहू कुहू, अलग अलग टाइप की। आप मिमिक करते भी होंगे, घर में मिमिक करते भी होंगे। तो वही बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो, और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आपको कोई नया बर्ड दिखाई दे तो उसकी आवाज़ सुनने की रियल लाइफ में कोशिश करना बेटा। यही चीज़ समझा रखा है। स्टूडेंट्स को वहाँ अलग अलग टाइप के प्लांट दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग कैसे प्लांट है बेटा, ग्रास है, बुश, बुश मतलब झाड़ियाँ। झाड़ी कैसी होती है बेटा, जो दीवार मतलब जो ज़मीन के पास से ही उसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी, यानी झाड़ियों के पीछे छुपना आसान होगा, ऐसी होगी। एंड लार्ज ट्री, लार्ज ट्री के पीछे क्या होगा, जो उसका ट्रंक होगा वो तो मोटा होगा, लेकिन जो ब्रांचेस हैं, लीव्स है, वो ऊपर जाने के बाद स्टार्ट होती हैं। अलग अलग पहचान है इनकी। वो अलग अलग टाइप के बर्ड दिखाई दिए बेटा, फ्लावर्स दिखाई दिए, मंकी, ये वो सब कुछ दिखाई दिया। द स्टूडेंट कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। चिर्पिंग क्या है सर? ये बर्ड्स की चीचिहाट सुनती है, ची ची। सुबह उठते ही 4 बजे कभी अर्ली मॉर्निंग उठना, आपको बड़ी प्यारी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप खेत वगैरह में है ना, कहीं खेत में, जंगल में, सिटी के बीच में तो बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन गाँव वगैरह में सुनाई देती है। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु ने बताया कि हर एक बर्ड की एक अलग टाइप की आवाज़ है, एक अलग टाइप की आवाज़ है। इवन अगर आपके घर में बेटा कोई पेट एनिमल है, लेट इट बी काऊ, बफेलो, डॉग, तो आपने देखना, आप अलग से पहचान जाओगे, अरे यार ये तो मेरे टॉमी की आवाज़ है। पहचानते हैं, ये मेरी गाय की आवाज़ है। धीरे धीरे हमें पता चल जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचर। यहीं से शुरुआत कर रहा है बेटा कि नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुत्ते की आवाज़ अलग होती है, बिल्ली की अलग होगी, काऊ की अलग, बफेलो की अलग, टाइगर की अलग, और ह्यूमन बीइंग की सबसे अलग। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। डॉक्टर रघु ने रिक्वेस्ट किया मनीराम चाचा को कि भाई बच्चों को कुछ आवाज़ सुना दो, मिमिक कर दो अलग अलग बर्ड्स की, अलग अलग एनिमल्स की, जितनी आपको आती हैं, ताकि बच्चों को पता चल जाए। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। तो मनीराम चाचा क्या करते हैं बेटा, उनको अलग अलग एनिमल्स की, बर्ड्स के बारे में बताते हैं और मिमिक करके सुनाते हैं कि भाई इस बर्ड की ऐसी आवाज़ होगी, इस बर्ड की ऐसी होगी, लाइक दैट। डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। अब हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लिविंग वर्ल्ड से हुई थी। और लिविंग वर्ल्ड में जो अभी तक हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अभी मेरे हाथ के ऊपर मल्टीपल बैक्टीरिया हैं, मेरे पेट में बैक्टीरिया हैं भर भर के। अभी तक आपके चैप्टर में आया नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। रियल लाइफ में जब आप 9th 10th में 8th 9th 10th में जाएंगे तब आपको पता चलेगा 3 टाइप के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा 2 टाइप के होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। आप भी सेम ऐसे एक टीचर के साथ, अपने एल्डरी पर्सन के साथ, ग्रैंडपा के साथ, पेरेंट्स के साथ प्लान करो और जाओ। जब वहाँ आप जाओगे, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट्स को देखो। प्लांट क्या है बेटा? जिंदा चीज़ें हैं। इंसेक्ट को देखो, बर्ड्स को देखो और दूसरे एनिमल्स को देखो। जितने भी तुम्हें डाइवर्सिटी दिखाई दे उन्हें अपने साथ एक नोटबुक लेके जाना, पेन लेके जाना, कैप वगैरह ले लेना, गर्मी ना लगे, और उनको नोट डाउन करते रहना। मैंने एनिमल देखा, कौन सा? काऊ। आगे गया, मुझे एनिमल दिखाई दिया, हैन। आगे गया, मुझे एक छोटा सा इंसेक्ट भी दिखाई दिया, मुझे एक मच्छर भी दिखाई दिया। ठीक है, इस तरह से प्लांट के एक लिस्ट बना लेना। पैरेलली एक लिस्ट ये एनिमल की बनाई, एक लिस्ट ऐसे ही हम प्लांट्स की बना लेंगे। वही बता रहा है, ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। वेदर कंडीशन भी नोट डाउन कर लेना कि भाई वह दिन कैसा था। तो ये भी डिपेंड करेगा बेटा, जैसे बारिश के दिनों में आपको इंसेक्ट वगैरह बढ़ जाएंगे, बारिश के दिनों में इंसेक्ट वगैरह बढ़ जाएंगे, प्लांट्स बढ़ जाएंगे। बारिश के दिनों में आप देखा है ग्रीनरी बिल्कुल अचानक से बढ़ जाती है। तो वही चीज़ बता रहा है, आपको ये मॉनिटर करना है कि वो हॉट सनी डे था, सर्दियों के दिन थे, बारिश के दिन थे, वो सब। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। पैरेलली आप एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। स्क्रैप बुक क्या होती है बेटा? अगर आपके पास नई नोटबुक है तो ठीक है, स्क्रैप बुक अलग से आती है बेटा, खरीद सकते हैं। अगर नहीं भी है तो ओल्ड नोटबुक ले लो। ओल्ड नोटबुक के अंदर अलग अलग टाइप के फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां, फ्लावर्स, उनको इकट्ठा करो और वहां अपनी पुरानी नोटबुक में चिपका लो और हर एक के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कि भाई ये मैंने हिबिस्कस के प्लांट से ली था, ये वाला फ्लावर हिबिस्कस के प्लांट का है, तो वहाँ फ्लावर चिपका लो, नीचे हिबिस्कस लिख लो, उसके बारे में जो जो नॉलेज मिलता है आपको वहाँ नोट डाउन कर लो। फिर अगले पेज पे रोज़ के बारे में लिख लो, अगले पेज पे लीव्स के बारे में लिख लो। इस तरह से एक स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर। नेचर में इन सब का ध्यान रखो। इंश्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब द प्लांट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, इसलिए बोला उसने फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियाँ उठानी है, तोड़ना नहीं है। इसलिए बोला कि डोंट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल। सर प्लांट सोते थोड़ी हैं, प्लांट को थोड़ी कुछ दर्द होगा बेटा, दे आर ऑल्सो लिविंग। तो हमें लीव्स फ्लावर्स तोड़ने नहीं हैं, गिरे हुए उठा लेने हैं। गिरे उठा के मैं स्क्रैप बुक में चिपकाऊंगा। डोंट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स एंड फ्लावर को नहीं तोड़ना है। इस टाइप से बेटा आप अपने रिकॉर्ड कर लोगे ऑब्जर्वेशन को। अपनी टेबल 2.1 अभी दे रखा है, तो यहाँ जैसे उसने दिखा रखा है 3 अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखाए। फर्स्ट वन इज ग्रास। ग्रास जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? घास। कैसा होता है बेटा? ऐसे पतलू सा होता है सर, बिल्कुल मरा सा होगा, बिल्कुल सांस ही नहीं है जैसे, और इस टाइप से ये निकली हुई हैं उसकी लीव्स। ये दिखा दिया तुलसी। तुलसी आपने लोगों ने देखी है, नॉर्मली तुलसी घरों में मिल जाती है। हिबिस्कस, गुड़हल। चाइना रोज भी बोलते हैं बेटा इसको, इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड़हल। बड़ा ब्राइट सा फ्लावर है, ग्रीन कलर की लीव्स होंगी, पेटल्स इसके रेड कलर के, रेड कलर ब्राइट रेड, और यहाँ आपको इसके बॉडी पार्ट्स दिखेंगे जो हायर क्लासेस में इनके बारे में और गहराई में समझेंगे। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन हम किस तरह से नोट डाउन करेंगे? एक टेबल बना ली बेटा। टेबल में आप कैसे नोट डाउन करोगे? इधर सीरियल नंबर लिख लिया, लोकल नेम ऑफ द प्लांट, जो रियल लाइफ में हम उसे क्या बुलाते हैं। जो भी आपका एल्डरी पर्सन आपके साथ गया है उससे आप पूछ सकते हो, जैसे कॉमन ग्रास है, तुलसी है, हिबिस्कस है, नीम है, मैंगो है, कोई बॉटल गार्ड है जिसे हम लौकी बोलते हैं, उस टाइप का जो भी आपको मिले या नोट डाउन कर लो उसका नाम। उसकी स्टेम कैसी है? स्टेम किसको बोलते हैं बेटा? जो प्लांट होता है, प्लांट का जो मेन तना, हिंदी में बोलते हैं तना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, जिसके सहारे वो खड़ा होता है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो स्टेम कैसा है? कॉमन ग्रास का अभी हमने देखा पतला सा है सर, थिन, और सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट का कैसे पता चला? उसको थोड़ा बैंड करके देख लो, हिला के देख लो, इजीली बैंड हो जाएगा। तुलसी का हार्ड होगा और थिन होगा। जो स्टेम है वो है तो पतला सा लेकिन हार्ड है, इतना इजीली बैंड नहीं हो पाएगा जितना घास के साथ होता है। हवा आएगी तो घास तो बैंड हो जाएगा लेकिन तुलसी बैंड नहीं होती है। हिबिस्कस का हार्ड है। नीम का भाई बढ़िया वाला, मजबूत, मोटा, थिक है और हार्ड है। इसके अलावा कोई और पेड़ भी आपको दिखाई देता है तो आप और ऐड कर सकते हैं। लीव्स के बारे में ऐसे ही हम लिखेंगे कि भाई लीव्स का अरेंजमेंट कैसे है।
भाई जैसे अभी हमने ग्रास देखा, तो जो ग्रास था, ग्रास में से लीव्स कैसे निकली हुई थी, वही जब हम बुश में जाएंगे, झाड़ियों में जाएंगे, तो झाड़ियों में क्या होगा, ग्राउंड के पास से ही उसकी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। वही यहाँ हम नोट डाउन करेंगे। ग्रास को देखेंगे, अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली, एक पत्ती निकलेगी, एक बार लेफ्ट साइड में निकलेगी, फिर राइट साइड में निकलेगी, फिर लेफ्ट साइड में निकलेगी, फिर राइट साइड में निकलेगी। तुलसी में हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर होगी उसी टाइम एक इधर निकल रखी होगी। इस टाइप से जो जो आप मॉनिटर करते जाएं निकलते जाएंगे। फ्लावर्स में आपको दे रखा है, तो मैंने एक दो का ऐड कर दिया अपने साइड से। जैसे ग्रास में बेटा फ्लावर आपको कैसे दिखाई देगा, ग्रीन और ब्राउन कलर के दिखाई देंगे। सर हमने तो नहीं देखे ग्रास के, जब बेटा वो ओल्ड एज में हो जाएगा, जब अच्छे से मतलब पक जाएगा, उसके बाद आपको फ्लावर छोटे छोटे दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे। तुलसी में पिंकिश पर्पल कलर के दिखाई देंगे। और कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको आ रही है वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दिमाग और एक्टिवेट है, कुछ आप और ऐड कर सकते हैं, तो एक और कॉलम बना लीजिए। ये बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो एक आपको गाइडेंस है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा है, उस लेवल के आप अपनी टेबल तैयार कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, What similarities and differences did you find among the plants you have observed? तो ये जो प्लांट देखे, इनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज दिखाई दी और क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए, आप खुद से एनालाइज करेंगे। और जब एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। कुछ प्लांट बहुत लंबे होंगे, जैसे जिसको हम ट्री बोलते हैं। कुछ प्लांट जबकि छोटे से होंगे, जैसे ग्रास वगैरह कभी भी इतने से ऊपर जाएगा ही नहीं। कभी देखा 10 फीट का ग्रास नहीं दिखाई देगा। कुछ प्लांट आपको हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट स्टेम वाले होंगे, जिसका तना हार्ड होगा, किसी का सॉफ्ट होगा। तो इस बेसिस पे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ द लीव्स, कुछ की लीव्स अलग टाइप की हैं। अभी अभी हमने देखा तुलसी की लीव थोड़ी चौड़ी थी और ग्रास की लीव बिल्कुल पतली पतली थी। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप का था। फ्लावर वेराइंग इन कलर, शेप एंड सेंट। मैंने देखा कुछ फ्लावर का कलर बिल्कुल रेड था, कुछ वाइट कलर के फ्लावर दिखाई दिए मुझे, कुछ पर्पल कलर के दिखाई दिए, कुछ का शेप अलग टाइप का था, कुछ की खुशबू अलग थी। अब तुम आइज को ब्लाइंड फोल्ड करके, आइज के ऊपर पट्टी बांध के, मैं आपको रोज़ का फ्लावर सूंघने को दूं, आप बता दोगे रोज़ है। मैं हिबिस्कस दूंगा, उसमें बहुत कम खुशबू आती है सर। मैरीगोल्ड दूंगा, उसमें बढ़िया खुशबू आती है सर, अलग टाइप की खुशबू आएगी। आप उसकी खुशबू से आप उसको पहचान सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने प्लांट्स पे काम किया, वैसे ही हम एनिमल्स पे काम करेंगे। एनिमल्स की भी एक कैटेगरी बनाएंगे, एनिमल्स के लिए एक टेबल बना लेंगे। सेम वही फंडा है। मुझे क्रो दिखाई दिया, आंट, काऊ। क्रो मीन्स कौवा। कौवा बेटा कहाँ मिला मुझे, ट्री के ऊपर देखने को मिला। क्या खाता है कौवा? जब मैंने उसको काफ़ी देर तक मॉनिटर किया तो मैंने देखा क्रो वाज ईटिंग इंसेक्ट्स। तो हम देखेंगे वो क्या खाता है, द वे दे मूव अराउंड, कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया। तो मैंने देखा उसके पास दे हैव विंग्स, वो उड़ के जाता है, विंग्स हैं। प्लस अगर एक दो कदम चलना है तो उसके पास फीट भी हैं, दे कैन मूव, लेग्स भी हैं, वो मूव कर पा रहा है, छोटे छोटे पैरों से चल पा रहा है। तो मैंने देखा दे कैन फ्लाई एज वेल एज दे कैन वॉक। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। और उसके बारे में जो भी आपको स्पेशल दिखाई दे, जैसे इस बच्चे को दिखाई दिया कि उसने अपनी चोंच के अंदर, बीक मतलब बेटा चोंच के अंदर एक ट्विग निकाल रखा था, घास का तिनका ले रखा था, अपना घर वगैरह बना रहा होगा, कुछ और काम कर रहा होगा, वो चीज़ मैंने देखा। सिमिलरली मैंने जब आंट को देखा तो नेस्ट इन द सॉइल एंड द बरो। तो उसका घर कहाँ था, कहाँ रहता था वो? घर को क्या बोलते हैं बेटा, जहाँ रहता है उसे दैट इज नोन एज हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स जहाँ वो रहता है, जहाँ वो रहता है। तो वो कहाँ मिला मुझे? सॉइल के अंदर उसने नेस्ट बना रखा था, या फिर बरो। बरो का मतलब, बरो होता है बेटा मांद। जैसे कुत्ते को देखा होगा आपने, कुत्ते की मांद, शेर की मांद, जहाँ वो ज़मीन में अंदर खोद के उसके अंदर छिप के जाके सो जाते हैं। तो वो सब क्या खाते हैं? आंट खाएगी, लीव्स खाएगी, सीड्स खाएगी, इंसेक्ट खाएगी। हमारे घरों में चीनी डाल दो, चीनी खा जाएगी, लाइक दैट। उसके 6 लेग्स होंगी। जो जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से आप एक टेबल प्लांट्स के लिए एज वेल एज एक टेबल एनिमल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बेटा आप नेचर वॉक पे जाएं। मुझे पता है आजकल बच्चे बहुत बिजी हैं,
तो आप सिंपल कर सकते हो। सिंपल क्या करो, जहाँ जब जब आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है तो 10 मिनट 15 मिनट, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा संडे में मैं सारे जानवर देख दूंगा, नहीं। कभी भी आप स्कूल के सामने बस का वेट कर रहे हैं, वहाँ आपको एक गाय खड़ी दिखाई दी, गाय के बारे में अपना नोट डाउन कर लिया। आप घर के सामने अपने पार्क में बैठे, घर के सामने लॉन में बैठे थे, सामने से एक डॉग है, एक कैट है, उसके बारे में नोट डाउन कर लिया, एक प्लांट है, प्लांट के बारे में नोट डाउन कर लिया। इस टाइप से जब आप नोट डाउन करोगे तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस, आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई दी। सिमिलरिटी का मतलब कहाँ आपको एक जैसे दिखाई दिए। जैसे अब मैं बात करूँ काऊ, बफेलो एंड डॉग के बारे में, तो तीनों केसेस में मुझे सिमिलरिटी क्या दी सर? तीनों केसेस में तीनों के पास 4 लेग्स थे और 1 टेल थी, ठीक है, तो एक सिमिलरिटी होगी। डिफरेंसेस क्या दिखाई दिए? डिफरेंसेस सर, काऊ मुझे व्हाइट कलर में या फिर ब्राउन वगैरह कलर में दिखाई दे रही थी, बफेलो नॉर्मली ब्लैक ही दिखाई दे रही थी, डॉग्स मल्टीपल कलर में दिखाई दे रहे थे, प्लस सर डॉग्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा था। तो ये डिफरेंसेस हो गए। इस टाइप से आप खुद से अपनी रियल लाइफ में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मॉनिटर कर सकते हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल लिव ऑन लैंड, तो आप कुछ देखोगे कुछ एनिमल तो मुझे जमीन पे रहते हुए दिखाई दिए, वेयरएज कुछ आपको ट्रीज के ऊपर दिखाई दिए। जैसे नॉर्मली बर्ड्स लिव ऑन द ट्री, वेयरएज जो फिश है, किसी भी टाइप की मछली आपको कहाँ दिखाई देगी बेटा? वाटर में दिखाई देगी। तो मतलब मोटे तौर पर मुझे कुछ लैंड पे दिखाई दिए, कुछ ट्री पे दिखाई दिए, कुछ वाटर पे दिखाई दिए। जबकि कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे कि मेंढक है, क्रोकोडाइल है, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, तो वो मिक्सर टाइप है। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स, एनिमल अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, और अलग अलग टाइप के मूवमेंट भी देखने को मिलती है। जैसे आप लोग अपना ही देखो, हम वॉक भी कर सकते हैं, हम स्टेयर भी चढ़ सकते हैं, हम रनिंग भी कर सकते हैं, और बहुत टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। एक एक्टिविटी 2.2 दी, आसान एक्टिविटी, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, इसमें फटाफट कर देंगे। इसमें क्या किया, मैडम सुलेखा स्मार्ट मैडम है, उन्होंने सब बच्चों को बोला ऐसे ही आप लोग भी अपनी क्लास में एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक एनिमल, एक प्लांट्स सोचो, और इस टाइप से क्लोज योर आई फॉर 30 सेकंड एंड थिंक ऑफ 1 प्लांट एंड 1 एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व। क्लोजली मतलब बड़ा ध्यान से देखा है, 5-7 मिनट 10 मिनट मैंने उसको खड़ा होकर देखा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब देखा। और इस टाइप से पूरी क्लास में सब बच्चों से एक प्लांट बनवा लो, एक एनिमल की ड्राइंग करा लो। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आप देखोगे हर बच्चे ने अलग अलग ड्राइंग बनाएगा, अलग अलग प्लांट की ड्राइंग बनाएगा, अलग एनिमल की ड्राइंग बनाएगा। तो इस टाइप से कम नहीं तो 30-35 टाइप के प्लांट्स और एनिमल की ड्राइंग आपको सामने मिल जाएगी। तो देखो कितने टाइप की वैरायटी हर बच्चा मॉनिटर कर रहा है, वही चीज यहां समझा रहा है। The variety of the plants and animal found in a particular region contribute to the biodiversity। यहाँ एक बढ़िया सी डेफिनेशन समझा दी उसने, एग्जाम में आ सकती है बेटा। जो चीज़ एग्जाम में आने लायक होगी मैं उसको पहले बता दूंगा, उसको इस टाइप से हाईलाइट कर दूंगा। क्या बताया बेटा? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एग्जाम में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसी भी तरीके से आए तो आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखनी है। बायोडाइवर्सिटी बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड। बायो, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ यानी जिंदा चीजें। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, डाइवर्स अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बेटा जहां लाइफ आपको डाइवर्स फॉर्म में दिखाई दे रही है। डेफिनेशन क्या होगी? द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, प्लांट और एनिमल की वो वैरायटी फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में। मान लिया आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली वाले एनसीआर रीजन में आपको किस टाइप के प्लांट्स और किस टाइप के एनिमल्स दिखाई देंगे, वैरायटी के दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, उस एरिया की ऑफ दैट रीजन, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, मेरे एरिया में मुझे बायोडाइवर्सिटी दिखाई दी। लकीली मैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में रह रहा हूँ, असम, मेघालय, मणिपुर। मैंने वहाँ का नाम क्यों लिया बेटा? बिकॉज वहाँ अलग अलग टाइप के लैंडस्केप हैं, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, तो ऐसे एरिया में हमें एनिमल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। जैसे दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, आदमी को रहने के लिए जगह नहीं भाई, तो जानवर बेचारे कहाँ रहेंगे? धीरे धीरे
इधर उधर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो हम ऐसे रिच की बात इसलिए किया मैंने जानबूझ के, ताकि वहाँ अपने को बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप भी देखना, कभी भी आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको एनिमल्स, प्लांट्स बहुत ज़्यादा टाइप के देखने को मिलेंगे। तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल, किस बेसिस पे उनको अलग अलग करें? हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप्स? एक बात बताओ, अपने बुक्स और नोटबुक को कैसे अरेंज करते हो? जैसे आपके घर का एग्जांपल लें, आप लोग 3 भाई बहन हो। हाँ सर, तो क्या तीनों भाई बहन की एक साथ रख देते हैं बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह? कहीं डाल दो किसी की, कहीं डाल दो किसी, नहीं सर ऐसा नहीं है सर। हमारे अलग अलग कपबोर्ड दे रखा है, लेफ्ट वन मेरे भैया का है, सेंटर वन मेरी बहन का है और राइट वन मेरा है। तो अब ये बताओ, जब आपको ढूंढने जाना होता है तो आप अपने वाले कपबोर्ड में जाते हो? हाँ सर बिल्कुल, मैं अपने वाले कपबोर्ड में जाता हूँ, बड़ा आसानी से मिल जाती है मुझे। और मैंने अपने कपबोर्ड के अंदर भी बुक्स के लिए एक लाइन बना ली, नोटबुक के लिए अलग इस तरह से स्टैकिंग कर ली, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। नोटबुक मेरे लेफ्ट साइड में रहता है, बुक्स मेरे राइट साइड में रहता है। तो अब मुझे पता है मुझे अपनी क्लास की साइंस की बुक निकालनी है, तो मैं उन 2 कपबोर्ड में तो जाऊंगा नहीं, दीदी भैया वाले में। मैं किस में जाऊंगा? मेरे वाले कपबोर्ड में जाऊंगा। और मेरे वाले में भी कौन से में जाऊंगा? मुझे पता है मुझे बुक्स निकालनी है, तो मैं राइट वाले में जाऊंगा। तो मैं राइट वाले में जाऊंगा। अब मेरे लिए ढूंढना आसान हो गया है। वही बता रहा है, सिमिलरली वुड अरेंजिंग देम इन द ग्रुप्स, जब मैंने उसको ग्रुप्स में अरेंज किया, हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, तो आपके स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करना आसान हो गया। सिमिलरली वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग देम। इसी तरह से हम बेटा उनको सिमिलरिटीज के बेसिस पे सिमिलर चीज़ों को एक जगह रख देंगे। जैसे आपने अपने कपबोर्ड में क्या किया, जो बुक्स थी उनको एक जगह रख दिया, और जो डिफरेंट चीज़ थी बुक से, जो अलग दूसरी चीज़ क्या थी, नोटबुक, उसको अलग रख दिया। स्टेशनरी के लिए मैंने अलग से एक ड्रॉअर बना दिया कि भाई उसके अंदर स्टेशनरी मेरी पूरी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ मैं वहाँ रखूँगा। तो इस टाइप से सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे और डिफरेंसेस के बेसिस पे आपने उसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। पहला कि भाई किस बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करेंगे, किस बेसिस पे आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, किस बेसिस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो वहां बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस। ये कीवर्ड है बेटा, कीवर्ड मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, डेफिनेशन के साथ साथ आपको बताऊंगा। डेफिनेशन ऊपर नीचे चलेगी, लेकिन ये 2 वर्ड बहुत जरूरी हैं, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। मैं क्या करूंगा, उनको कैसे क्लासीफाई करूंगा, डिफरेंसेस के बेसिस पे एंड सिमिलरिटीज के बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाई, क्यों करोगे भाई आप उनको क्लासीफाई? भाई पढ़े रहने दो ना यार, हजारों प्लांट्स हैं, हजारों एनिमल है, पढ़े रहने दो, क्या फायदा मुझे? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ही अपनी किताबों को भी, तीनों भाई बहन की किताबों को एक जगह जंबल करके डाल दूँ, डंप करके डाल दूँ, स्टेशनरी भी वही है, नोटबुक भी वही है, बुक्स भी वही हैं, भैया की भी वही है, बहन की भी वही है, तो क्या उसमें से निकालना आसान होगा, या फिर जो मैंने एक कपबोर्ड वाला एग्जाम्पल दिया वो वाला आसान होगा सर, कपबोर्ड में से? तो इसी तरह से बेटा हम बताएंगे कि इसीलिए हम क्लासीफाई करेंगे। व्हाई डू वी क्लासीफाई? इसीलिए क्लासीफाई करेंगे, इसीलिए हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि उन चीज़ों को समझना आसान हो, एक्सप्लेन करना आसान हो, लर्न करना आसान हो, डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। इसीलिए मल्टीपल रीजन रहेंगे। और इसी बेसिस पे उसने एक एक्टिविटी बता दी कि एक ग्रुप बनाओ, जहां आप क्या करोगे बेटा, आप डिफरेंट टाइप्स के कलेक्ट पिक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के अलग अलग पिक्चर लोगे। इसके लिए आप पुरानी मैगजीन यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो, चार्ट यूज़ कर सकते हो, आज के टाइम में इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, प्रिंटर से प्रिंट निकाल लो और आप उसको पेस्ट ऑफ पिक्चर ऑन ए डिफरेंट कार्ड, अलग अलग कार्ड के ऊपर पिक्चर को अरेंज कर लो। अलग अलग प्लांट्स को हम एनिमल को वो करेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। जब इस टाइप से आप पूरी क्लास इस टाइप से अपना अपना वो सेटअप बनाएगी, अब अपना वो बनाएंगे हम, तो आप क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम जब पूरी क्लास ने 40 बच्चों ने इस टाइप से सेटअप कर लिया, तो आप क्या देखोगे कि भाई हर एक बच्चे ने अलग बेसिस यूज़ किया है, हर एक स्टूडेंट ने अलग तरीका यूज़ किया है उनको सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को। अब मैंने तो बोल दिया कि 4 टांगे दिखाई दी, लेकिन कोई बच्चा उस बेसिस से उसको अलग अलग करेगा ही नहीं। दूसरा बच्चा सोचेगा गाय और भैंस, काउ एंड बफेलो प्रोवाइड्स अस मिल्क, तो वो तो मिल्क के बेसिस पे अलग अलग कर देगा, जबकि डॉग को अलग कर देगा।
कर सकता है नहीं कर सकता है? तो सिमिलरली वही बता रहा है बेटा कि आप देखोगे कि अलग अलग बेसिस पे वही जानवर हैं। मैं अगर 10 भी जानवर दे दूं तो कोई उसको कलर के बेसिस पे अलग कर देगा, कोई लेग्स के बेसिस पे अलग कर देगा, कोई साइज के बेसिस पे अलग कर देगा, बड़े जानवर को अलग, छोटे को अलग। वो बोलेगा कि नहीं सर, मैं तो है ना फिश है जो इतनी बड़ी फिश है उसको कैट के साथ रखूंगा। क्यों भाई? बोले सर कैट का साइज भी इतना और फिश का साइज भी इतना, मुझे मतलब नहीं है कैट जमीन पे रहती है या पानी में रहती है। बात समझ रहे हो? तो अलग अलग डिफरेंस करेंगे। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट, कुछ ने हाइट पे ध्यान किया, while other might have chosen presence or absence of the flower। भाई चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो फूल दे रहा है तो मैं उसको एक कैटेगरी में रखूंगा। चाहे वो ग्रास हो या पूरा बड़ा ट्री हो, अगर वो फूल दे रहा है तो मेरे लिए वो एक कैटेगरी में है। जबकि दूसरे ने क्या किया, ट्री को अलग कैटेगरी में रखा और छोटे हर्ब्स को अलग कैटेगरी में रख दिया। समझ रहे हो? इस टाइप से अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे। मोटे तौर पे उसने बताया कि भाई ठीक है अलग अलग हो सकता है और कोई भी गलत नहीं है उनमें से, कोई भी गलत नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर उसने देखा कि भाई लगभग हम इस तरह से करेंगे कि भाई किस में अगर फ्लावर हैं तो उनको एक कैटेगरी में, अगर फ्लावर नहीं है तो उनको दूसरी कैटेगरी में। उनकी स्टेम हार्ड है तो एक कैटेगरी में, स्टेम उनकी सॉफ्ट है तो एक कैटेगरी में। ईटिंग हैबिट्स, कोई अगर सिर्फ प्लांट खा रहा है तो मैं उसको प्लांट खाने वाले एनिमल जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं उस कैटेगरी में रखूंगा। कोई अगर दूसरे एनिमल को खा रहा है तो जिसे हम कार्निवोरस बोलते हैं, मांस खाने वाले जानवर, मांसाहारी, उसको मैं उस कैटेगरी में रख दूंगा। एक तीसरा होगा जो दोनों खा सकता है, हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी, उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। वो हम धीरे धीरे समझेंगे। उनके ईटिंग हैबिट्स में मैंने उनको अलग अलग कर दिया। प्लेस दे लिव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। जहाँ वो रहते हैं, जैसे जो ज़मीन पे रहते हैं उनको हम क्या बोल देंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, एक्वेटिक एनिमल। और जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोल देंगे। इस टाइप से हम उनको अलग अलग तरीक़ों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरियस वेराइड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के हैं वो, एंड हाउ दे मूव, चलते कैसे हैं। अलग अलग तरीकों से डिफ्रेंशिएट किया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ये क्वेश्चन बेटा डिफरेंट तरीकों से आ सकता है। जैसे इसने बोला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ लूं, व्हाई डू वी ग्रुप, व्हाई डू वी क्लासीफाई, हम किस लिए ग्रुप करते हैं, किस लिए क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर बता रहा है ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर। ग्रुपिंग से क्या हुआ, ईजी हो गया टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल। मैंने बताया ना, ग्रुपिंग करने से क्या हो गया बेटा, उसको पढ़ना, समझना, किसी को बताना आसान हो गया। अब जैसे मैं जैसे ही बोलूँगा एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक, तुम बोलोगे सर एक्वेटिक मतलब एक्वा से बना है। एक्वा मतलब पानी, पानी मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। सर वो एनिमल की बात कर रहे हो आप उन सब एनिमल की बात कर रहे हो जो पानी के अंदर रहते हैं। तो जो चाहे फिश हो, क्रोकोडाइल हो, वेल, शार्क, कुछ भी, फ्रॉग, आप बोलोगे सर ये दीज ऑल एक्वेटिक एनिमल। इस टाइप से है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब देखो चैप्टर की शुरुआत हमने शुरू कहाँ से की थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू की थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे कि जिंदा चीज़। पहले तो भाई जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन जो बिना मरा हुआ है, जिसमें अंदर कोई लाइफ नहीं है, डेड, उसके बारे में तो बात ही नहीं की। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। तो दूसरा हमने डिवाइड किया लिविंग वर्ल्ड, लिविंग मतलब जो जिंदा है। अब जो लिविंग वर्ल्ड है उसको भी हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड सेकंड इज एनिमल्स। तो फिर उन दोनों को हमने कंबाइंड समझा, प्लांट्स को समझा, एनिमल को समझा पिछली सब एक्सरसाइज में। अब उसने क्या किया, अब सिर्फ और सिर्फ उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स। तो अब प्लांट्स के बारे में समझेंगे, प्लांट्स की गहराई में जाएंगे, उसके बाद एनिमल्स की गहराई में जाएंगे। प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है बेटा। प्लांट शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू देयर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। बता रहा है प्लांट्स वेरिएशन दिखाते हैं। प्लांट में वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। क्या वैरायटी होगी बेटा, उनके स्टेम्स मतलब तना, जिस चीज़ का वो बना हुआ है, जो उसका पेट टाइप दिखाई दे, पेट जैसा दिखाई दे रहा है वो। लीव्स, पत्तियाँ, लीव्स, एंड द फ्लावर, फ्लावर तो आप समझते हैं फूल, एंड मैनी मोर,
उसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन द थिकनेस। सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले स्टेम पे ध्यान करेंगे, उसकी थिकनेस पे ध्यान करेंगे बेटा। दे डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, उनकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है। जैसे बेनियान ट्री देखा होगा, ऐसे हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं ग्रास बेचारा इतना पतलू सा है कि पूछो ही मत। उनकी हाइट में बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं सर। जब मैं श्रीनगर गया ना तो मैंने देखा सर पहाड़ों के ऊपर 100 फीट से भी लंबे लंबे पेड़ थे। एंड हार्डनेस, उनकी हार्डनेस भी, कोई बेचारा कमज़ोर सा है, जैसे ही हवा आई ऐसे इधर उधर हो गया। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। जबकि जो लीव्स थी उनकी शेप अलग अलग टाइप की थी, अभी शेप के बारे में पढ़ेंगे। कलर अलग टाइप का था, साइज एंड अरेंजमेंट। तो इन सब बेसिस पे अब हम प्लांट को डिफरेंशिएट करेंगे। यू माइट हैव आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट कैन बी ग्रुप इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। अभी तक आपने देखा प्लांट को हम हर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, श्रब की कैटेगरी में एंड ट्रीज की कैटेगरी में। क्लास 5th तक प्लांट्स को आप 3 बेसिस में अलग अलग कर चुके हो। ट्रीज जो बहुत बड़े होते हैं, श्रब जो ट्रीज के छोटे हैं लेकिन हर्ब से बड़े हैं, और श्रब क्या होगा बेटा, झाड़ियों जैसा होगा। उसका स्टेम कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा, मजबूत होगा, लेकिन पेड़ की तरह बहुत बड़ा नहीं होगा। हर्ब इन तीनों में सबसे छोटा है। इन तीनों में सबसे छोटा है। जो उसका स्टेम है वो ग्रीन इन कलर है। ग्रीन का मतलब ग्रीन है तो वो फ्लेक्सिबल मिलेगा, जब हवा आएगी तो लेफ्ट राइट मुड़ जाएगा। अब और गहराई में चलते हैं। 3 तरीके से तो हम पढ़ चुके हैं, अब और गहराई में चलते हैं। लेट अस गो ऑन ए नेचर वॉक। नेचर वॉक पे गए, प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया। क्या आप ऑब्जर्व करोगे, हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट पे ध्यान करेंगे कि कुछ प्लांट छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। स्टेम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो हाइट का ध्यान करेंगे कि बड़ा है या छोटा है। दूसरी चीज उसकी स्टेम कैसी है, तना कैसा है, ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का है। जो ग्रीन कलर का होता है ना बेटा, इसका मतलब अभी वो कमजोर है। जैसे जैसे वो बुढ़ा हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा, जैसे जैसे वो स्टेम बुढ़ा हो जाएगा ना ब्राउन हो जाएगा, और ब्राउन होने के बाद वो स्ट्रांग हो जाएगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बैंड देम जेंटली। टच करो और बैंड करने की कोशिश करो। वर्ड दे रखा जेंटली, प्यार से करना, कहीं टूट से कर दो, टूट ना जाए। कैन यू बैंड द स्टेम इजिली और इज इट स्टिफ। क्या आप उसको इजीली बैंड कर पा रहे थे, लेफ्ट या राइट। अगर इजीली बैंड कर पा रहे थे तो आप लिखोगे सॉफ्ट। और अगर आप बैंड नहीं कर पा रहे थे, जैसे तुलसी है, देखने में तो स्ट्रॉन्ग मतलब आपको पतला सा दिखेगा, लेकिन उसका स्टेम कंपैरेटिवली मजबूत होता है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, अब एक देखो भाई, एक तो जैसे ही प्लांट ने बनना शुरू किया, अब यहीं से ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। तो वो क्या होगा बेटा, यूँ इस टाइप से झाड़ी टाइप बन जाएगा। लेकिन कुछ ट्री ऐसे होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद फिर उसके ऊपर ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो आपको ट्री जैसा दिखाई देगा, ये आपको श्रब जैसा दिखाई देगा। वेयरएज हर्ब कैसे होगा बेटा, हर्ब बेचारा पतलू सा होगा और थोड़ा ऊपर से उसमें से ब्रांचेस निकल रही होंगी, इस टाइप से ब्रांचेस निकल रही होंगी। तो ये मेन कैटेगरी बता दी। उसके अलावा 2 कैटेगरी अभी और ऐड करेंगे हम। टेबल 2.3। टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, रटना नहीं है, ये बात समझ लो, रटना नहीं है, चीज़ों को फील करना है, बस समझ लेना है कि ठीक है भाई, ट्री होगा तो उसका स्टेम कैसा होगा, हर्ब का कैसा होगा, लाइक दैट, बस समझना है चीज़ों को। रटना नहीं है, कहीं एक एक चीज़ को रटने पर जाओ, मैंगो 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 मैंगो, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे, जब मैं मैंगो का पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा, तो वो कैसा था बेटा, उसकी हाइट लंबी थी, स्टेम उसकी कैसी थी, ब्राउन थी। जब ब्राउन थी इसका मतलब मजबूत थी, हार्ड थी तभी मजबूत होगी, और थिक थी या थिन थी, थिक थी। तो ये हमने नेचर और स्टेम में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस। ब्रांचेस कहाँ से निकल रही थी, ब्रांचेस क्लोज द ग्राउंड थी, नहीं सर, पहले तो उसमें से जैसे स्टेम निकला था सर, 4-5-10 फीट का स्टेम था, उसके बाद ऊपर से ब्रांचेस निकल रही थी। तो यहाँ आप लिखोगे क्लोज टू द ग्राउंड, नो। हायर अप ऑन द स्टेम, यस, स्टेम के ऊपर जाके फिर वो आ रहे थे। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप। तो मैंगो को मैं कौन से ग्रुप में रखूं, मैंगो को सर मैंने ट्री में रख दिया, क्यों, उसके पीछे रीज़न देखो, क्योंकि उसका जो स्टेम था एक तो मोटा था, साइज में बड़ा था,
स्टेम उसका हार्ड था, ब्राउन कलर का था, हार्ड था, ब्राउन कलर का था, और जो उसके ब्रांचेस निकल रही थी ना सर, वो ऊपर जाने के बाद निकल रही थी, इसलिए मैंने वो कैटेगरी बना दिया उसको ट्री कैटेगरी में। सेकंड मैंने गुलाब का फूल देखा, रोज गुलाब का फूल देखा, हाइट कैसी थी, मीडियम, ब्राउन कलर का था, हार्ड था, थिन था, और क्लोज टू द ग्राउंड, पास से निकलना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसको श्रब बोला। श्रब मतलब झाड़ियाँ टाइप। टमाटर का जो हाइट होगी ना बेटा, इन तीनों में सबसे छोटी होगी, इन तीनों में सबसे छोटी होगी। दूसरा, उसका जो स्टेम होगा ना बेटा, वो कैसा होगा बेटा, ग्रीन कलर का, टेंडर होगा, पतला सा होगा। यही फर्क है हर्ब में और श्रब में। दूसरा, ब्रांचेस हर्ब में भी नीचे से निकलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पूरा झाड़ी नहीं बनेगी, बहुत चौड़ी नहीं फैलेगी, पतला से एक स्टेम टाइप होगा और नीचे से निकल के उस टाइप से, उसको हम हर्ब बोलेंगे। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. अब धीरे धीरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करेगा। जो हमने यहाँ बनाई थी 3 कैटेगरी, ट्री, श्रब, हर्ब। अब ट्री की डेफिनेशन अगर आ जाए कि ट्री होता क्या है, तो ये लिखोगे आप। ट्री की डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करने ही करने हैं, वो क्या है बेटा, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल। जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वर्ड आपकी डेफिनेशन में आने चाहिए। सम प्लांट्स ग्रो रियली वेरी टॉल, बहुत लंबे होंगे, एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। उनकी स्टेम कैसी होगी, लंबाई कैसी होगी, लंबी होगी। उसका स्टेम कैसी होगी, तना कैसा होगा, हार्ड होगा, मजबूत होगा, मोटा होगा, ब्राउन कलर का होगा। देख रहे हो, मोटा है, ब्राउन कलर का है, एंड वुडी स्टेम, वुड जैसा कलर आ गया है, ब्राउन कलर का स्टेम आ गया है। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ट्री कहेंगे। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। स्टेम पहले सीधी जाएगी, उसके बाद ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी। ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे ट्री। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है बेटा, बेनियन ट्री है, नीम का पेड़ है, वो सब, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, वो सब ट्री की कैटेगरी में आएंगे, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पेड़ बोलते हैं। नेक्स्ट यहां देख लो बेटा, श्रब, रोज दिखा रखा है। अब ये देखो रोज का कैटेगरी, उसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। रोज में हमने क्या देखा, एक तो वुडी स्टेम नहीं है। पहले तो हाइट बताओ, हाइट का ट्री जितनी ऊंची है, ट्री 10, 15, 20 फीट, 30 फीट ऊंचा होता है, क्या ये उतना ऊंचा है? नहीं सर, ये तो 4-5 फीट ऊंचा होगा बस। तो हाइट कम होगी, पहला। हार्ड में भी हाइट कम होगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, इसका जो ब्रांचेस है वो जमीन के पास से निकलनी शुरू होगी, इसीलिए ये आपको ऐसे बुश टाइप दिखाई देगा, एक झुंड जैसा दिखाई देगा। और उसका जो स्टेम होगा ना, वो ब्राउन इन कलर, मजबूत होगा, ऐसे हिलेगा डुलेगा नहीं। और हर्ब में उसमें यही फर्क होता है बेटा, ये भी जमीन के पास से ही ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक तो ये उतना ज़्यादा बुशी नहीं होता, पहला फर्क। दूसरा, इसके जो स्टेम दिखाई देंगे ना, ये वाले स्टेम्स, ये स्टेम आपको ग्रीन इन कलर और फ्लेक्सिबल दिखाई देंगे। ग्रीन होंगे इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो इसको बोलेंगे हर्ब, इसको बोलेंगे श्रब। ये है रोज, ये है टमाटो। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री जितने लंबे नहीं होते। तो पहली चीज, लेंथ में कैसे होंगे, थोड़े कम होंगे। लेंथ कैसी होगी बेटा उनकी, थोड़ी कम होगी। दीज प्लांट ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम। स्टेम कैसी होगी, ब्राउन होगी, वुडी होगी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी ट्री की होती है। दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। कहाँ से स्टार्ट हो गया बेटा, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट श्रब की डेफिनेशन में आएगा, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ट्री। ट्री जितनी मोटी नहीं होती हैं, इनको हम श्रब बोलते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, वो आपकी डेफिनेशन में जरूर आने चाहिए जब एग्जाम में आएंगे तब। एग्जाम्पल के लिए रोज प्लांट बता दिया। थर्ड वन इज हर्ब। इन प्लांट की कैटेगरी क्या होगी बेटा, छोटी होगी। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, और भी छोटे होंगे। हाइट कैसी है बेटा, छोटी है। स्टेम कैसा है, सॉफ्ट है सर, सॉफ्ट है और ग्रीन कलर का है। स्टेम कैसा बेटा, सॉफ्ट है और ग्रीन कलर का है, उनको हम हर्ब कहेंगे, जैसे टमाटो प्लांट बता दिया। सम प्लांट, अब यहां तक के 3 तो आप पढ़ चुके थे, यहां तक के 3 आप अर्लियर क्लासेस में क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं। अब 2 कैटेगरी और ऐड कर दी। सर ये क्यों ऐड कर दी भाई, बड़े भी तो हो गए आप लोग, बड़े हो गए ना। अभी तक क्लास 5 तक क्या आपने साइंस पढ़ी थी? नहीं सर, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? इन्वायरमेंट साइंस। वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, इसी नाम से था। तो वहाँ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ी थी। क्लास 3rd से लेके बेटा 1st और 2nd में तो
एनवायरनमेंट साइंस भी नहीं थी। थर्ड से लेके फिफ्थ तक आपने एनवायरनमेंट साइंस पढ़ी। जैसे ही क्लास 6 में आए, अब एनवायरनमेंट साइंस की जगह ये बुक आ गई बेटा साइंस के नाम से, और साइंस में भी नया नाम दे दिया क्यूरियोसिटी। तो क्लास 6, 7, 8 क्यूरियोसिटी के नाम से पढ़ेंगे। जैसे आप 9th में जाएंगे वहाँ एक्सप्लोरेशन के नाम से पढ़ेंगे, वही साइंस ही है, वही साइंस ही है, उसको एक्सप्लोरेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, 6, 7, 8 एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सप्लोरेशन में सभी चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर किसी किसी में एक चैप्टर को कंबाइन कर दिया, जैसे हम अर्थ साइंस के अंडर में पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे समझते जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट साइंस से और आप आगे, हम बड़े हो गए ना भाई, ठीक है। तो अब बड़े हो गए तो जिम्मेवारी 2 और आ गई, कौन सी, क्लाइमर्स की और क्रीपर की। तो अब कोई पूछे कि प्लांट्स कितने टाइप के, तो अभी तक हम बताते थे सर 3 टाइप के थे, ट्री, श्रब एंड हर्ब। अब कोई पूछेगा तो अब हम बताएंगे 5 टाइप के, ट्री, श्रब, हर्ब तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्लाइमर एंड क्रीपर, क्लाइमर एंड क्रीपर। इनमें से क्रीपर जो है ना बेटा इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है, तो वो सारी जिंदगी जमीन के सहारे ही पड़ा रहेगा। अगर सर मैं उसको हेल्प दे दूं कि भाई तू ऐसे ये ले दीवार के सहारे तेरे को चढ़ा देता हूं, तो चढ़ जाएगा क्या, क्रीपर तब भी नहीं चढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके फ्रूट्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना सर, वाटरमेलन टाइप के, मस्कमेलन टाइप के बड़े बड़े फ्रूट्स होंगे, तो वो दीवार के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, तो पूरी जिंदगी क्रीप करेंगे, जमीन में पसरे रहेंगे। तो वो तो होंगे क्रीपर। उनसे थोड़े मजबूत जिनको मैं सहारा दे दूं तो दीवार को पकड़ पकड़ के चढ़ जाएंगे, कोई रस्सी बांध दूं रस्सी के सहारे ऊपर चले जाएंगे, उनको मैं क्या बोलूंगा, उनको मैं क्लाइमर बोलूंगा, उनका मैं क्या बोलूंगा, क्लाइमर बोलूंगा। देख लेते हैं। सम प्लांट विद वीक स्टेम, तो स्टेम कैसे होंगे, बिल्कुल कमजोर होंगे, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा ऊपर चढ़ने के लिए। एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। किस वर्ड से बना है, क्लाइंब से बना है, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी खुद की स्टेम तो कमजोर है, लेकिन अगर उसको सहारा दे दूं तो वो क्लाइंब कर जाएंगे। 5th टाइप की कैटेगरी, सम प्लांट क्रीप, क्रीप मतलब रेंग रेंग के चलते हैं भाई, रेंग रेंग के, बेचारे चढ़ ही नहीं पाएंगे, अगर सहारा दे दे तब भी नहीं चढ़ पाएंगे। क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर। तो क्रीपर की कैटेगरी में कौन आएगा, क्रीपर की कैटेगरी में आएगा बेटा, एग्जांपल जरूर लिख के आना, जब भी कोई डेफिनेशन लिखो, जब भी कोई डेफिनेशन लिखो तो आप क्या करना बेटा, उसका एग्जाम्पल जरूर ऐड करना। जैसे क्रीपर में आप ऐड करोगे वाटरमेलन एंड मस्कमेलन, क्रीपर में क्या ऐड करोगे, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। क्लाइमर में क्या ऐड करोगे, बॉटल गार्ड डाल देना, बीटर गार्ड डाल देना। बॉटल गार्ड क्या होता है, लौकी, बीटर गार्ड क्या होता है, करेला, लौकी, करेला, त्योरी, ये सब क्लाइमर में आएंगे। मनी प्लांट डाल देना, मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सब जरूर। दूसरी चीज़ बेटा, जब कोई भी डेफिनेशन ऐड कर रहे हो, जब कोई भी डेफिनेशन ऐड कर रहे हो ना, जब कोई भी डेफिनेशन ऐड कर रहे हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डेफिनेशन ऐड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया किसी ने पूछा व्हाट इज पूजा, एक सिंपल सा एग्जांपल, पूजा क्या है, तो पहले जरूर बताओ कि पूजा क्या है। अब कोई तो बोलेगा पूजा इज द नेम ऑफ माई सिस्टर, ठीक है, उसके लिए भी डेफिनेशन सही स्टार्ट हो रही है। वेरएज़ दूसरा क्या बोलेगा, पूजा इज द नेम ऑफ माई बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम भी पूजा हो सकता है। तीसरा कोई बोलेगा पूजा इज द नेम ऑफ माई कॉलोनी, ये भी सही भाई, पूजा के नाम से कोई कॉलोनी हो सकती है। चौथा कोई बोलेगा पूजा इज द प्रोसेस, जो हम पूजा कर रहे हैं वो प्रोसेस। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि पूजा चीज क्या है। किसी ने बोला डिफाइन एलईडी, तो आप बोलोगे एलईडी इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये इस टाइप से किसी भी चीज को जब डिफाइन करना हो ना बेटा, तो पहले उसके बारे में बताओ। कोई पूछे क्लाइमर क्या है, तो आप क्लाइमर को कैसे ऐड करोगे, क्लाइमर इज द टाइप ऑफ प्लांट्स, पहला डेफिनेशन ये होगी। उसके बाद आप बताओगे कि भाई उसका स्टेम बहुत कमजोर होता है, और इस तरह से उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। समझ गए। अब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हम। कंपैरिजन कैसे करेंगे बेटा, अलग अलग टाइप्स की लीव्स लेंगे, उन लीव्स के विनेशन सिस्टम पढ़ेंगे। विनेशन क्या होता है बेटा, जैसे हमारी बॉडी में अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये नसें देख रहे हो, हमारी बॉडी के अंदर जो खून जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितना भी खून जाता है वो नसों के थ्रू जाता है। सिमिलरली
प्लांट्स के अंदर भी, इन प्लांट्स को ध्यान से देखो बेटा, लीव्स को ध्यान से देखो, आपको वेन्स दिखाई देंगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में ये ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिखाई दे रही हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं, सेम ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी बेटा न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए वेन्स होती हैं। और जब मैं उन लीव्स को, अभी तो देखो दूर से देख रहे हो सर, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, कोई फर्क नहीं है सर। इसको बेटा क्लोजली मॉनिटर करो, क्लोजली मॉनिटर करोगे तो यहाँ जो ये हिबिस्कस लीफ दिखा रखी है, इस हिबिस्कस लीफ को देखो तो आपको एक सेंटर लाइन दिखाई दे रही है, हाँ सर दिखाई दे रही है, उसमें से ब्रांचेस ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखो अलग अलग जगह पे ब्रांचेस बनती दिखाई दे रही है। उन ब्रांचेस में से भी छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसे निकलती हुई दिखाई देंगी। हाँ सर अब दिखाई दिया। वेयरएज जब मैंने बनाना ट्री को देखा, बनाना की लीफ को देखा, तो देखो ये पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी आपको ऐसे कंटिन्यू, इस टाइप से आपको ये पैरेलल। तो इसके विनेशन को, विनेशन मतलब ये वेन सिस्टम, इसका वेन सिस्टम को नाम दे दिया बेटा पैरेलल विनेशन। इसको क्या नाम दे दिया? पैरेलल विनेशन। वेयरएज हिबिस्कस वाले को क्या नाम दिया? हिबिस्कस वाले को दिया नाम बेटा रेटिकुलेट विनेशन। क्या नाम दिया? रेटिकुलेट विनेशन। सेम ऐसे ही ग्रास में जब आप देखोगे तो ग्रास में आप देखो ये ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी। जब आप उसको देखोगे तो आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी, समझ रहे हो? ये पैरेलल विनेशन। तो यहाँ वेन सिस्टम समझा रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। जैसे आपने 3 ले ली बेटा, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ वेरिएशंस दिखाई देगा, उनकी शेप में, स्ट्रक्चर में, शेप और स्ट्रक्चर में आपको फर्क दिखाई देगा। यू विल ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के ऊपर पतली पतली लाइन दिखाई देंगी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को वेन्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हमारी बॉडी में ग्रीन कलर की वेन्स दिखाई दे रही है, नसें दिखाई दे रही हैं, वैसे ही वहाँ वेन्स दिखाई देंगी। द पैटर्न ऑफ द वेन्स, वेन्स का जो पैटर्न बन रहा होगा, जैसे हमारे रैंडम टाइप है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो वो रैंडम टाइप पैटर्न हमें यहाँ कैसा दिखाई देगा? यहाँ हमें 2 टाइप का दिखाई देगा। फर्स्ट वन, जब एक मेन वो होगा, उसमें से फिर इस टाइप से नेट टाइप बना हुआ होगा, उसे हम रेटिकुलेट बोल देंगे। वेयर दूसरा टाइप का हो पैरेलल टाइप का, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड विनेशन। अब यहां से 2 और डेफिनेशन आ गई। क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन वेन्स, वेन्स के बारे में बताओ। तो वेन्स बोलते ही आपके दिमाग में नसें आनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के ऊपर जो पतली पतली लाइनें मैं देख रहा हूं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वेन्स। दूसरा आएगा विनेशन। क्या होता है? द पैटर्न ऑफ द वेन, दिस इज द कीवर्ड, द पैटर्न ऑफ द वेन्स इज नोन एज विनेशन। अब क्वेश्चन आएगा विनेशन कितने टाइप का? विनेशन 2 टाइप का। फर्स्ट वन कैसा? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होगा? एक सेंटर लाइन होगी, उसमें से फिर ऐसे जड़ें टाइप निकली होंगी, जड़ जैसे रूट्स निकलते हैं ना, ऐसे जड़ें निकली हुई होंगी, इस टाइप का विनेशन दिखाई देगा, रैंडम नेटवर्क टाइप बना होगा। दूसरा पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन क्या होगा? वो लाइंस आपको पैरेलल दिखाई देंगी। 2 टाइप का विनेशन है। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न। नेट लाइक पैटर्न कौन सा है? ये वाला है। तो नेट लाइक पैटर्न दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट विनेशन कहेंगे। ऑन द बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन, एक मिडल वेन होगी जो मोटी सी होगी, उसके साइड में आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम रेटिकुलेट कहेंगे। जैसे कि हिबिस्कस का दे दिया। लेकिन कुछ वेन्स ऐसी होंगी बेटा जहां आपको पैरेलल लाइन दिखाई देंगी। यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, ऐसे पैरेलल चल रही हैं, ये देखो पैरेलल चल रही हैं, इसमें पैरेलल चल रही हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन हमें कहाँ दिखाई दिया? पैरेलल विनेशन एक तो हमें ग्रास में दिखाई दिया, दूसरा कहाँ दिखाई दिया? बनाना ट्री में दिखाई दिया। आई रिपीट, वेन्स क्या है? वेन्स वो पैटर्न है जो हमें लीव्स पे दिखाई देता है। वेन्स क्या है? वो पैटर्न है जो हमें लीव्स के ऊपर दिखाई देता है। विनेशन क्या है? वो लीव्स के ऊपर जो पैटर्न बना, भाई वेन्स क्या थी? वो लाइंस थी, पतली पतली लाइनें। विनेशन क्या था? वो पैटर्न था जो लीव्स के ऊपर मुझे दिखाई दिया। कितने टाइप का? 2 टाइप का। रेटिकुलेट जहाँ सेंटर लाइन उसमें से निकला, पैरेलल जहां लाइंस पैरेलल रन करती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। अब वहां से अब हमने लीव्स को समझ लिया। लीव्स है प्लांट के ऊपर, भाई प्लांट के ऊपर, जमीन के ऊपर लगी रहती है। अब जमीन के नीचे चलते हैं, अब जमीन के नीचे चलते हैं। जमीन के नीचे क्या देखने को मिलेगा? प्लांट्स के अंदर रूट्स देखने को मिलेंगे। तो रूट्स को समझेंगे। रूट्स कितने टाइप की होती हैं? बता रहा है कि आप किसी ऐसे
फार्म में या फिर गार्डन में जाओ, गार्डन में जाके यूजिंग ए खुरपी, हिंदी वर्ड है बेटा, ध्यान करना, जहाँ भी हिंदी वर्ड होगा वो इटैलिक्स में लिखा होगा। इटैलिक्स मतलब उन अक्षर की बनावट ऐसे थोड़ी टेढ़ी मिलेगी, और अक्षर देखो सभी आपको सीधे दिखाई देंगे। जैसे ट्रॉवल है, इंग्लिश वर्ड है, यूजिंग है, इंग्लिश वर्ड है, इसलिए वो सीधा है, लेकिन खुरपी आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, इसलिए महसूस करने के लिए कि दिस इज नॉट द इंग्लिश वर्ड, ये किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है। जो यहाँ खुरपी हिंदी वर्ड है, तो खुरपी गार्डनिंग के लिए यूज की जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जो खोदने के लिए यूज किया जाता है। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। आप क्या करो बेटा, डिफरेंट हर्ब्स को उनके रूट्स निकाल के देखो, रूट्स निकाल के देखो, डैमेज ना हो इस तरह से निकालनी है ताकि हम देखें और वापस उसको इम्प्लांट कर दें। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। निकालो, देखो, देख के वापस लगा देनी है हमें ताकि उसको नुकसान ना हो। जब हम देखेंगे रूट्स को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ ये बेटा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट को जब मैंने देखा तो मस्टर्ड प्लांट को देखा तो यहाँ देखो एक बड़ी सी लाइन है बीचों बीच दिखाई दे रही है जो चौड़ी है, कंपैरेटिवली यूं है, इस टाइप से बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके बना रहा हूँ, ऐसे एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है सेंटर में, हाँ सर दिखाई दे रही है। उसी में से फिर ऐसे पतली पतली लाइन निकली हुई है दोनों तरफ, इस टाइप से निकली हुई हैं, और उन जो लाइंस निकली हैं उसमें से भी फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकल गई और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सर अभी भी पीछे भी आप नेट लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे थे, किसमें था वो नेट लाइक स्ट्रक्चर? रेटिकुलेट वेनेशन में था। किसमें था? रेटिकुलेट वेनेशन में था। अब यह क्या पढ़ रहे हैं हम? रूट पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूट। रूट में भी वैसा ही नेट लाइक स्ट्रक्चर, रूट में भी वैसा ही नेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोल देंगे टैप रूट। कौन सा रूट? टैप रूट। रूट कौन सा रूट? टैप रूट। कौन सा रूट? टैप। भाई टैप रूट जैसे वहां हमने नेट लाइक स्ट्रक्चर किसमें पढ़ा था? रेटिकुलेट में पढ़ा था। तो क्या ये टैप रूट और रेटिकुलेट में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है बेटा। अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जब रूट, अब हम समझेंगे रूट दो टाइप का, रूट दो टाइप का, वहां भी वेनेशन दो टाइप का। तो हम देखेंगे कि टैप रूट जिसमें भी रूट ऐसी होंगी उसकी लीव्स मुझको रेटिकुलेट टाइप की मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? उसकी लीव्स मुझे रेटिकुलेट टाइप की मिलेंगी। जिसका भी टैप रूट होगा, जिसके रूट ऐसे स्ट्रक्चर बना रही होंगी, उसका जब वेनेशन में देखूंगा, उसकी पत्तियां में देखूंगा तो मुझे रेटिकुलेट दिखाई देगी। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब दूसरे टाइप के रूट देखते हैं। अब दूसरे टाइप के रूट देखा जो कॉमन ग्रास है, सिंपल घास जिसको मैंने उखाड़ के देखा, तो उसमें देखो क्या कोई बड़ा ऐसे मेन वो दिखाई दे रहा है आपको? कोई बड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है? नहीं सर, यहीं से देखो अलग अलग वो निकल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। इसको बोलते हैं बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो क्या तुम्हें ये जो फाइब्रस रूट है इसमें ऐसा नहीं लग रहा है ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं? ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ सर ये तो वही है। तो जिसमें भी फाइब्रस रूट, फाइबर वाली रूट, कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। तो जिसमें भी फाइबर वाली रूट होंगी तो क्या उसकी पत्तियां, जब मैं लीफ में वेनेशन देखूंगा, लीफ वेनेशन देखूंगा तो क्या वहां मुझे पैरेलल दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा बेटा। इसीलिए कोई तुमसे पूछे कि कॉमन ग्रास में वेनेशन कैसा होता है, तुम बोलोगे सर पैरेलल होता है। ठीक है, तो तुमने सिर्फ उसकी पत्तियां देखी हैं, अभी तक रूट नहीं देखी, तो तुम दिमाग लगाओगे यार वेनेशन जब पैरेलल था तो रूट्स भी तो पैरेलल होंगी ना, और जब रूट पैरेलल होंगी तो उसे नाम क्या दे देंगे? उसे फाइब्रस रूट दे देंगे। वेयरएज जब ये मस्टर्ड मैं देखूंगा, मस्टर्ड का अगर मैंने लीफ देखा, ये देखो लीफ देख रहे हो, तो इसमें आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिससे हमने क्या नाम दिया था? रेटिकुलेट नाम दिया था। तो अगर इसकी पत्तियां, सिर्फ मेरे को कोई पत्तियां दिखा दे तो क्या उसकी रूट्स बता दूंगा? बिल्कुल बता दूंगा सर। अगर उसकी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली हुई तो मैं उसके रूट्स के बारे में इजीली प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मैं बोल दूंगा सर उसकी रूट्स टैप रूट होंगी। क्लियर? आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है चैप्टर, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही हैं, तो बेटा लाइक शेयर तो करते ही रहते हो, अपने दोस्तों को है ना बताते रहना कि यार सब्सक्राइब करो। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपना नेटवर्क उतना बढ़ता जाएगा और मजा आएगा पढ़ाने में, और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो साथ साथ चलते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो, दोस्तों को जरूर भेजते रहा करो।
ऑब्जर्व द रूट ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट के बारे में बता रहा है, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट, एक बड़ी सी रूट है, वन मेन रूट, एंड स्मॉल साइड रूट्स, उसके साइड में बनी हुई है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अराइजिंग फ्रॉम इट द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, उसी को हम टैप रूट बोलते हैं। तो हमें पता चल गया टैप रूट। इन कॉमन ग्रास, जबकि कॉमन ग्रास में मैंने देखा द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर्स एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड, कैसी है बेटा, सिमिलर साइज है, पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, यूं एक जैसी साइज की रूट्स हैं। थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम से निकल रही हैं, सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, उन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइब्रस रूट। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई रिश्तेदारी है क्या वेनेशन के बीच में एंड टाइप ऑफ रूट के बीच में? बिल्कुल है, अभी अभी मैंने समझाया, उसी को उसने एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा दिया, उसी के थ्रू एक्टिविटी लिया बेटा, एक टेबल बनाई, लेमन ग्रास निकाल के देखा, उसका वेनेशन देखा, तो लेमन ग्रास का वेनेशन मुझे पैरेलल दिखाई दिया, और जब मैंने उसका रूट देखी, भाई यहाँ वेनेशन देख रहे हैं और रूट देख रहे हैं, तो मुझे फाइब्रस मिलेगा। चाहे 10 आप प्लांट्स देख लो, जिसका भी वेनेशन पैरेलल होगा, रूट आपको फाइब्रस मिलेगी। उसके बाद हम 2-4 और प्लांट लेंगे जिनका वेनेशन कैसा होगा, जिनका वेनेशन होगा रेटिकुलेट, तो रेटिकुलेट वेनेशन में आपको टैप रूट ही दिखाई देगी, टैप रूट ही दिखाई देंगी। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि अगर वेनेशन पैरेलल तो फाइब्रस रूट, अगर वेनेशन रेटिकुलेट तो टैप रूट। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है यहाँ। अब चलते हैं और गहराई में। अभी तक हमने एक प्लांट की दो चीज़ों का कंपैरिजन करके देखा, एक प्लांट की दो चीज़ें कंपैरिजन करके देखी, उसकी लीव्स देखी और ज़मीन के नीचे उसकी रूट्स देखी, तो मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन मिला, जहाँ भी पैरेलल वेनेशन वहाँ फाइब्रस रूट थी। तो क्या उसके सीड में भी कुछ रिलेशन होगा? उसका अगर बीज निकाल के देखूंगा मैं, सीड समझते हो, सीड को निकाल के देखूंगा, तो क्या वही सीड वेनेशन में और रूट्स पे भी असर डाल रहा होगा? आइए चेक करते हैं। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स, कुछ चिकपी के सीड लिए और बेटा मेज के सीड लिए, ये मक्का जो नॉर्मली आप पॉपकॉर्न खाते हो ना, वही मक्का, इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज, इनको बेटा सोक कर दो, भिगो दो। भिगोने से क्या फायदा होगा बेटा, उनका जो आउटर कवरिंग होगा ना सीड्स का, वो टूट जाएगा। जैसे मम्मा वो बनाती है ना स्प्राउट्स, कैसे बनाती है, उनके छिलके को हटा के उनको सॉफ्ट करके, तो उसको सॉफ्ट किया, सॉफ्ट करने के बाद रिमूव द सीड कोट निकाल दिया ऑफ द चिकपी। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी। अब उसके चिकपी क्या है बेटा, चने का दाना और मक्का का दाना। तो जब मैं चने का दाना और मक्के का दाने को पैरेलल रख के देखूंगा, आर दे सिमिलर और डिफरेंट, तो देखो क्या मुझे कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं या अलग अलग हैं? जैसे मैंने चिकपी को खोला तो मुझे 2 पार्ट हो गए, उसके अपने आप से 2 पार्ट हो जाएंगे, ऐसे 2 पार्ट, इसीलिए उसको डाइकॉट बोलते हैं। डाई मीन्स 2, तो आपको 2 पार्ट हो जाएंगे। वेयरएज जो मक्का का है वो मैं उसको हटा के भी देखूंगा तब भी मुझे मोनोकोट दिखाई देगा। मोनो मतलब बेटा सिंगल। कितने कोट हैं? 1 कोट है। सर इसमें कितने कोट हैं? 1 कोट है 1, और डाई में कितने होंगे बेटा 2, देख भी पा रहे हो, ये देखो 2। तो इसमें मुझे 2 मिले, उसमें मुझे 1 मिला, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या सर? अगर मैं डाई कोट वाले का लीफ देखूं और रूट्स देखूं, उनके बीच में कोई रिलेशन मिलेगा? सिमिलरली मोनोकोट वाले का लीफ देखूं और रूट देखूं तो क्या रिलेशन मिलेगा? पता करते हैं। पहले मोनोकोट और डाइकोट की डेफिनेशन समझा रखी है बेटा आपको। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। चिकपी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलेडॉन। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। एक पार्ट ये भी कोटिलेडॉन, ये भी कोटिलेडॉन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडॉन, वो प्लांट्स जिसके अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलेडॉन्स। जैसे ये वाला चिकपी है। मेज हैव ए सिंगल थिन कोटिलेडॉन, वेयरएज मक्का के पास सिंगल वाला होगा। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनो मतलब सिंगल, मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोट्स शॉर्ट में बना दिया, मोनोकोट्स डाइकॉट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट। इसको क्या बोलेंगे? मोनोकोट, शॉर्ट फॉर्म। अब तीनों चीजों को रिलेट करेगा, समझे ना एक एक चीज को। पहले उसने लीफ का वेनेशन बताया, फिर उसके बाद में रूट्स का बताया,
लीफ वेनेशन भी दो टाइप के थे, रूट्स भी दो टाइप के थे, अब सीड्स भी दो टाइप के। तो क्या जिसका वेनेशन पैरेलल होगा, तो मैंने देखा उसकी रूट्स फाइब्रस थी, उसकी रूट्स भी ऐसे ही फाइब्रस थी, तो क्या उसका जो सीड्स होगा उसमें भी कोई रिलेशन है, वही पता करते हैं। डाइकोट प्लांट्स जिसमें भी डाइकोट होगा, दो कोट्स होंगे, हैव रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन कैसा होगा बेटा, उसका वेनेशन रेटिकुलेट होगा। मैं बना देता हूं समझाने के लिए, जिसमें भी ऐसे डाइकोट होगा उसका वेनेशन कैसा होगा, उसका वेनेशन होगा बेटा इस टाइप की पत्तियां होंगी, एक मेन होगा, उसमें से फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर यूं निकला होगा और इस टाइप की उसकी लीव्स होंगी, रेटिकुलर वेनेशन होगा। रूट कैसी होंगी, उसकी रूट भी आपको एक बड़ी सी रूट निकली होगी और उसमें से फिर छोटी 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 यूं रूट्स निकल रखे होंगे। तो ये सिस्टम एक ही प्लांट की तीनों चीज बता दी आपको। जिस प्लांट में आपको डाइकोट मिलेगा उसी में आपको ये रेटिकुलर वेनेशन मिलेगा और उसी में आपको टैप रूट मिलेगा। वेयरएज इसका उल्टा, जो मोनोकोट होगा उसमें बचा क्या, पैरेलल वेनेशन, रूट कैसे मिली, फाइब्रस रूट। तो ये तीनों चीजें आपस में कोरिलिंक हैं और लिख लेना अपने नोट्स में, अपने नोट्स में लिख लेना इस टाइप से दो चीजें। अब आया बेटा नेक्स्ट, चलते हैं प्लांट्स में खत्म, प्लांट्स का मामला खत्म, अब चलते हैं एनिमल में, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हम प्लांट को इतनी गहराई में समझ चुके हैं, तो अब तो हमें डिफ्रेंशिएट करना, क्लासीफाई करना हमें अच्छे से आ गया है। तो एनिमल्स में हम इजीली कर लेंगे सर, बहुत आसान है। इसने एक एक्टिविटी बता दी कि भाई एक्टिविटी के थ्रू उसने क्या किया कि हम एनिमल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनिमल्स देखे हमने बेटा, उसको टेबल 2.5 में नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर द मूवमेंट। अब इसी टाइप से जैसे हमने प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई थी ना, वैसे ही अब हम एनिमल की एक लिस्ट बनाएंगे। एक टेबल बना ली हमने और टेबल में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर, दूसरे पे एनिमल का नाम, तीसरे पे मूवमेंट कैसा है बेटा, टाइप ऑफ मूवमेंट, वॉक करके जा रहे हैं, जंप करके जा रहे हैं या उड़ के जा रहे हैं। बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं बेटा मूवमेंट के लिए, वो समझा रखा है। तो पहला जैसे मैंने देखा आंट, आंट मतलब चींटी, हिंदी में जो छोटी सी चींटी होती है ना उसके बारे में बता। टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कैसा है बेटा, नॉर्मली वो वॉक करके जाती है। वॉक कैसे करेगी बेटा, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करती है, अपनी लेग्स का यूज करती है। तो यहां आप डाल दोगे वॉक, कैसे चलती है बेटा, वॉक करती है। गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी कैसे करती है बेटा, वॉक करेगी और जंप करेगी, ऐसे जंप करके जाएगी लेग्स का यूज करते हुए। पिजन, कबूतर, कबूतर कैसे जाता है, वॉक करेगा, थोड़ी बहुत दूर जाना है तो एक दो कदम चलेगा, अगर दूर जाना है तो उड़ के फ्लाई करके चला जाएगा। क्या यूज करेगा वो, लेग यूज करेगा या फिर विंग्स यूज करेगा, उड़ने के लिए विंग्स यूज करेगा, वॉक के लिए लेग यूज करेगा। हाउस फ्लाई, मक्खी नॉर्मल जो हमारे घरों में होती है, वॉक करेगी, फ्लाई करेगी, लेग्स एंड विंग्स का यूज करते हुए। फिश, फिश कहाँ मिलेगी बेटा, कैसे उड़ेगी, टाइप ऑफ मूवमेंट, स्विम करेगी। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, स्विम करेगी बेटा, कैसा मूवमेंट है उसका, स्विमिंग करती है वो। किसका यूज करते हुए, फिन्स का यूज करते हुए। नेक्स्ट, और कोई जानवर जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी, टाइगर है, बड़े से बड़ा ले लो, छोटे से छोटा ले लो, एलिफेंट ले लो, राइनो ले लो, व्हेल ले लो, उसके बारे में आप लिखते जाओगे। तो यहाँ आपको चीज़ें जैसे हमने प्लांट्स में समझा तो अब चीज़ें आपको आसान लगेंगी। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, बिल्कुल। एनिमल कैन फ्लाई, एनिमल फ्लाई कर सकते हैं बेटा, उड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल कौन कौन से जानवर करते हैं बेटा, लिजार्ड है। क्रॉल मतलब जो पेट के सहारे से सरक सरक के चलते हैं, तो लिजार्ड ऐसे ही चलती है, क्रोकोडाइल ऐसे ही चलता है, वो सब क्रॉल करके चलेंगे। वॉक कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, हॉप या फिर जंप, जैसे कंगारू देखा है, कंगारू से जंप कर करके चलता है, तो वही बता रहा, हॉप या जंप एंड सो ऑन। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। दे कैन यूज विंग्स, अब ये करने के लिए, जैसे फ्लाई करने के लिए क्या यूज करेगा, विंग यूज करेगा, रन करने के लिए क्या यूज करेगा, लेग यूज करेगा, या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स यूज करता है मूव करने के लिए। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। अब उसने ये तो एक तरीका बताया है, ये उसने सिंपल एक तरीका बताया कि भाई इस बेसिस में उनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। उसके अलावा भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैं उसको शेप के बेसिस पे अलग अलग कर दूँ, साइज के बेसिस पे अलग अलग कर दूं। भाई साइज के बेसिस पे मतलब भाई सारे बड़े जानवर एक जगह रखूंगा, व्हेल हो या एलिफेंट हो, चाहे वो जमीन पे रह रहा हो या पानी में रह रहा हो, कहीं रह रहा हो, पहाड़ों पे रह रहा हो, मुझे नहीं मतलब, मैं साइज वाइज अलग अलग करूंगा, ऐसे कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या फिर कोई दूसरा फीचर। सम ऑफ दीज फीचर कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल इन वेरियस वेज। इस तरह से मैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ। फिर यहाँ बेटा एक फेमस मैडम है जानकी अमल। ये कौन थी बेटा? इंडियन बॉटनिस्ट थी। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो बॉटनी की पढ़ाई करता है, जो बेटा बॉटनी की पढ़ाई करते हैं ना। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे डिवाइड हो जाएगी। फिर बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो जाएंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी वो होती है बेटा जो प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। बॉटनी क्या होती है? जो प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जानकी अमल मैडम का फोटो दिखा रखा है, वो एक बॉटनिस्ट थी जिन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत काम किया और डॉक्यूमेंट किया इंडिया की रिच प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। जो प्लांट्स के बारे में उन्होंने, बॉटनिस्ट है तो प्लांट के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने एक की रोल प्ले किया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये क्या मूवमेंट है अभी इसके बारे में समझते हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया बेटा जिसे हम बोलते हैं सेव साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक जगह का नाम है। वैली क्या होता है बेटा? पहाड़ों के बीच में एक जगह होती है, दो पहाड़ों के बीच में जो नीचे का एरिया होता है उसे वैली बोलते हैं। तो एक साइलेंट वैली के नाम से था, उसको बचाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। आइए समझते हैं कैसे। सक्सेस स्टोरी किस चीज़ की है बेटा? साइलेंट वैली की स्टोरी है। दिस इज अ रियल स्टोरी, सच की कहानी है। जहां कहाँ की बेटा? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़। केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़, वहाँ की रियल स्टोरी है, असली की स्टोरी है, कहानियाँ नहीं है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ ए मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहाँ पे एक जंगल था बेटा। कैसा जंगल था? जंगल था एवरग्रीन। एवरग्रीन कैसे बना? दो वर्ड से मिलकर बना, एवर। एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब जो ग्रीन रहे। ऐसा जंगल था जो हर टाइम ग्रीन रहता था। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्ट था। मॉइस्ट मतलब जहाँ गीला गीला सा रहे, पानी ठीक ठाक रहे। एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा जो भी चीज़ जहाँ पानी ठीक ठाक मिले, तो देखो अगर कोई ड्राई एरिया है, जैसे डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट क्या है? ड्राई है। तो वहाँ आपको ऐसे एनिमल मिलेंगे जो सिर्फ सूखी जगह पे रहते हों। या फिर अगर हम समुद्र की बात करें, ओशन की बात करें, तो वहाँ सिर्फ आपको एक्वेटिक एनिमल मिलेंगे। लेकिन वो चीज़ें, वो एरियाज़ जहाँ आपको पानी भी मिल रहा है और ज़मीन भी मिल रही है, वहाँ आपको तीनों टाइप के एनिमल मिलेंगे। जो ज़मीन पे रहे वो भी, जो पानी के अंदर रहे वो भी, और एम्फीबियन भी। एम्फीबियन वो जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। तो यहाँ ऐसी जगह बहुत बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people। तो ये जो जानकी अमल मैडम थी, इन्होंने इसको बचाने में बहुत हेल्प की थी। Who were not even residing, जो कि वहाँ रह नहीं रहे थे, फिर भी उनको पता था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको बचाने में हेल्प की थी। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। वहाँ पे क्या बन रहा था बेटा? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। जहां पानी के थ्रू बिजली बनाई जा रही थी, एक ऐसा डैम बनाया गया था, डैम बनाया जा रहा था बेटा, जहां पानी के थ्रू बिजली बनाई जा रही थी। कहां? कुंती पूजा रिवर के ऊपर। कुंती पूजा रिवर के ऊपर गवर्नमेंट ने प्लान किया। कहानी को रिवाइंड करके समझाता हूं सिंपल सा। एक कुंती पूजा रिवर थी बेटा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि यहाँ डैम बना देते हैं। डैम बनाने से क्या होगा? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना देंगे वहाँ, जहाँ पानी से बिजली बनेगी। तो उससे क्या हो रहा था? उससे पूरा जंगल बर्बाद हो रहा था। जो साइलेंट वैली थी ना, नाम से ही देखो साइलेंट वैली, ऐसी वैली थी बिल्कुल शांत। तो वो वैली डिस्टर्ब हो रही थी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती। तो इन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले और फिर इनको बचा लिया। अब आता है प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग। एनिमल और प्लांट्स जो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। अलग अलग एनिमल अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल। आपने उनका मूवमेंट भी मॉनिटर किया होगा कि कौन फ्लाई कर रहा है, कौन वॉक कर रहा है, कौन जंप कर रहा है, कौन स्विम कर रहा है, ये सब मॉनिटर किया। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग? क्या कोई रिलेशन है कि कहाँ वो रह रहे हैं, कैसा वो मूव कर रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, उनके सराउंडिंग में और मोमेंट के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब ये देखो जो फिश है उसका सराउंडिंग क्या होगा? उसका सराउंडिंग होगा सर वाटर। उसका सराउंडिंग कैसा होगा बेटा? उसका सराउंडिंग वाटर होगा। तो उसका मोमेंट कैसा होगा सर? वो तैर तैर के जाएगी। वेयर एज जो गॉट है वो नॉर्मल प्लेन में रहती है, तो प्लेन में वो कैसे वॉक करेगी? विद द हेल्प ऑफ लेग्स,
वो अपने लेग्स के साथ मूव करेगी। तो मुझे पता है कि फिश का कैसा बॉडी बना रखा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसलिए बनाते हैं, तुमने शिप का देखा होगा, बोट का देखा है, फिश का देखा है, व्हेल का देखा है, शार्क का देखा है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसे हवा को काटते हुए जाएगी। जब आप खुद पानी में जंप करते हो तो ऐसे जंप करते हैं ना हम, ऐसे क्यों जंप करते हैं? ताकि पानी को काटते हुए जाए, तेजी से जाए, इसीलिए उनकी बॉडी ऐसी होती है। तो बिल्कुल उनका मोमेंट का, उनके सराउंडिंग का, उनका बॉडी स्ट्रक्चर मैटर करता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर मैटर करता है। इसी के लिए उसने एक और एक्टिविटी प्लान कर दी, एक्टिविटी 2.10। 2.10 में क्या किया बेटा, उसने कुछ एनिमल और प्लांट्स कंबाइन करके बता दिए। एनिमल और प्लांट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से बताना है। अब मुझे उसको एनिमल या प्लांट अलग अलग नहीं रखना, कंबाइन रखना है, डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग्स, डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग। अब ऐसा नहीं कि एनिमल की अलग कैटेगरी बनाऊंगा, प्लांट्स की अलग लिस्ट बनाऊंगा, नहीं, सबको एक में रखूंगा। लेकिन किस चीज़ पे ध्यान रखूंगा कि भाई मान लिया डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो डेजर्ट में जो भी हो सबको एक साथ रख दो। डेजर्ट में जो भी हो, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, कुछ भी। माउंटेन्स वाले को एक जगह रख दो, ओशन वाले को एक जगह रख दो, फॉरेस्ट वाले को एक जगह रख दो। और कोई रीजन आपको याद आ रहा है, जैसे मान लिया मैं एक ऐसे एरिया में रह रहा हूं जहां मडी एरिया है, मडी मतलब दलदल टाइप, तो आपको समुद्र के किनारे, सीसोर के आसपास ऐसा एरिया मिलेगा, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है, ऐसा आप ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप से आप ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ डेजर्ट में मैं ये ध्यान नहीं करूंगा कि मुझे एनिमल ही ऐड करने हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी। इस टाइप से मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। तो मैंने देखा डेजर्ट में मुझे कैमल दिखाई दिए, गॉट दिखाई दी, शीप दिखाई दिए। पेड़ की बात करें तो पेड़ में मुझे ये क्या बोलते हैं, कीकर का पेड़ दिखाई दिया, बबूल का पेड़ दिखाई दिया, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। माउंटेन्स पे मुझे देवदार के पेड़ दिखाई दिए, मुझे शीप दिखाई दी वहाँ। इस टाइप से ओशन में मुझे फिश, शार्क, क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं, व्हेल, वो सब दिखाई देंगे। इस टाइप से मैं पूरा कैटेगरी बना दूंगा। अब यहाँ समझा रहा है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन। प्लांट और एनिमल जो कि एक टाइप के रीजन में रह रहे हैं आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द अदर काइंड ऑफ रीजन। माउंटेन में जो रह रहे हैं वो मुझे डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, जो डेजर्ट में रह रहे हैं वो मुझे ओशन में नहीं मिलेंगे। अब तुम कहोगे नहीं सर, अभी तो आपने बताया कि शीप माउंटेन में मिल जाएगी और ग्रासलैंड में मिल जाएगी, डेजर्ट में मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है बेटा, एक दो एनिमल, जैसे नॉर्मली डॉग है, अदर देन वाटर लगभग हर जगह मिल जाएगा, माउंटेन्स में भी मिल जाएगा, डेजर्ट में भी मिल जाएगा, मासी लैंड में भी मिल जाएगा वो। तो एक दो ओवरलैप होता है, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे कि वो लिस्ट अलग अलग है। वही चीज़ यहाँ समझा रहा है। इसके बारे में बाद में कैक्टस के बारे में बता रहा है बेटा। कैक्टस आपको कहाँ देखने को मिलता है? चंडीगढ़ में कभी आपने विजिट किया हो तो चंडीगढ़ में, पंचकुला में, चंडीगढ़ के साइड में एक पंचकुला जगह है, हरियाणा का ही एरिया है, वहाँ आप क्या देखोगे, वहाँ एक कैक्टस गार्डन है बेटा, स्पेशल गार्डन बना दिया, डिफरेंट टाइप का कैक्टस है। तो नॉर्मली कैक्टस का स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का दिखाई देगा, स्टेम बहुत मोटा होगा और उसके ऊपर से छोटे छोटे स्पाइक्स टाइप होंगे, कांटे लगे होंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है उसके बारे में समझा रखा है। कैक्टस अपने को देखने को मिलता है बेटा नॉर्मली डेजर्ट में, डेजर्ट मतलब जहां पानी की बहुत कमी है। तो वो समझा रहा है कैक्टस प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम। स्टेम कैसी होगी बेटा, इनकी स्टेम कैसी होगी, थिक होगी, अच्छी मोटी सी होगी, और फ्लैशी, फ्लैशी मतलब मांस जैसा होगा उसके अंदर, मतलब मोटी, अच्छी मजबूत, सूखी सूखी नहीं होगी, मजबूत। इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एरिया में देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बेटा? इसलिए क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी है तो साल में एक बार दो बार बारिश आएगी। तो जब एक दो बार बारिश आएगी तो वो क्या करेगा, अपने फ्लैशी स्टेम के अंदर, जो मोटा सा स्टेम है, उसके अंदर बहुत सा पानी को स्टोर कर लेगा। और जब फिर पूरे साल जब बारिश नहीं आएगी तो उसी वाटर को इट कैन यूज फॉर इट्स डेली रूटीन, डेली रूटीन के लिए वो पौधा यूज कर लेगा। अब देखो, नॉट ओनली वो, उसके अलावा उसकी लीव्स जो है ही नहीं, ना के बराबर है, छोटे छोटे कांटे लगा रखे, बस लीव्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी लीव्स होंगी उतना ही वो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवोपरेट कर देंगे। तो इसलिए उसने लीव्स दी ही नहीं, उसको नेचर ने उसको लीव्स दी ही नहीं। वही चीज समझा रहा है। उसके बाद एक दूसरी गुड़िया है, बच्ची का नाम है माया। शेयर्स दैट सी सॉ देवदार ट्रीज।
उसको इस टाइप से ये देवदार का पेड़ दिखाई दिया। ये देवदार को देख रहे हो, आपको ऐसे क्रिसमस ट्री जैसा नहीं दिखाई दे रहा, शेप देख रहे हो। नॉर्मली जब हम ट्री बनाते हैं तो नॉर्मली ट्री ड्राइंग अगर आपने बनाई होगी तो आप नॉर्मली ऐसे ही बनाते हो। ट्री कुछ इस टाइप का होता है, नीम का, मैंगो का ट्री ऐसा ही होता है। लेकिन देखो वो माया नाम की बच्ची बता रही है कि मैंने देवदार के ट्री जब मैं माउंटेन पे गई तो मुझे इस टाइप के दिखाई दिए। ऐसा क्यों भाई, ऐसे क्यों नहीं? इसके पीछे भी नेचर ने एक लॉजिक लगाया और एरिया के हिसाब से उसको वैसा पेड़ दिया। अब एक बात बताओ, अगर माउंटेन्स के ऊपर ऐसा पेड़ हो और इसके ऊपर बर्फ गिर जाए, यहाँ एरिया पे बर्फ गिर जाए तो कितना लोड हो जाएगा, तो झुक जाएगा। वेयरएज अगर माउंटेन के ऊपर ऐसा पेड़ है तो जैसे ही यहाँ बर्फ गिरेगी, यहाँ बर्फ गिरी, यहाँ बर्फ गिरी, तो तुम्हें नहीं लग रहा वो स्लाइड करके जुप से नीचे गिर जाएगी? हाँ सर बिल्कुल गिर जाएगी, और पेड़ के ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा और पेड़ बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन इसको, इस पेड़ में क्या होगा, ये पेड़ बेचारा टूट सकता है। इसीलिए वही बता रहा है, दीज ट्री आर कोनिकल इन शेप, ऊपर से कैसे हैं, कोन जैसे हैं, शंकु जैसे हैं, एंड हैव फ्लेक्सिबल बॉडी। कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ताकि जब हवा आए तो वो ऐसे हिल के गिर जाए। एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसी हैं, ऐसे स्लोप जैसा बना रखा है ताकि बर्फ गिरे और जुप से नीचे गिर जाए। नेक्स्ट है बेटा, वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर। अब ये समझा रहा है आपको कि भाई एक रीजन मान लेते हैं हम डेजर्ट, दूसरा रीजन है फॉरेस्ट, और ये रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट मतलब भर भर के पानी हो रहा है, और डेजर्ट कैसा होगा, बिल्कुल सूखा होगा। तो पूछ रहा है वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, एक रीजन की बायोडाइवर्सिटी, यानी इस रीजन में मैं देखूंगा तो मुझे जो कैमल दिखाई दिया, शेप दिखाई दी, कोई प्लांट दिखाई दिया, वो दूसरे रीजन की बायोडाइवर्सिटी से कैसे अलग होगा, क्यों अलग होगा, वाई। उसका सिंपल सा रीजन है भाई, वहां तो भर भर के सूखा है और वहां भर भर के पानी है, वहां पानी बिल्कुल कमी है, वहां बहुत ज़्यादा पानी है। तो वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जब डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ पानी की बहुत कमी होगी, लेकिन जब दूसरे एरिया में जाएंगे, यहाँ एक एग्जांपल दिया है बेटा, उसने एक एग्जांपल दिया है कैमल्स के थ्रू। दो कैमल एक ही वो है, ये तो मानते हो, कैमल मतलब ऊँट। तो एक टाइप का कैमल जो कि राजस्थान में रहता है, तो वहाँ राजस्थान में आप देखोगे, जो राजस्थान में जो कैमल रहता है ना बेटा, उसके बड़े बड़े हूज होंगे, बड़े बड़े हूज होंगे। लेकिन वही कैमल जब मुझे लद्दाख रीजन में मिला, जहाँ कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड मतलब बर्फ है, बर्फ भरी पड़ी है, वहाँ मैं देखूंगा तो उसके हूज बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। हूज मतलब पैर का पंजा, मतलब बहुत चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसको बेटा बालू रेत में चलना है। और बालू रेत में क्या होता है, अगर मैं जितना चौड़ा मेरा पंजा होगा ईजिली मैं चल पाऊंगा। प्लस इसकी बहुत लंबी लंबी टांगे हैं, देखो कितनी लंबी टांग है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टांग है। और इसकी लेग्स देखो बेटा, बिल्कुल छोटी सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ इतनी लंबाई है। और यहाँ देखो लंबाई कितनी बढ़ गई, दूसरा डिफरेंस। तीसरा, इसके फर देखो, फर मतलब इसके हेयर्स बहुत ना के बराबर हैं। वेयरएज यहाँ देखोगे, देखो कितने लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं, पूरे बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा सर, ये इसको डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में रहना है, कोल्ड मतलब बर्फ़ में रहना है, और बर्फ़ में इसको ठंड लगेगी। तो जैसे हम कंबल ओढ़ लेते हैं, नेचर ने इसको एक कंबल दे दिया, इसको ब्लैंकेट दे दिया, सच दैट इसको सर्दी ना लगे, सच दैट इसको सर्दी ना लगे। उसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस, यहाँ सिर्फ एक हम्प है, यहाँ सिर्फ एक हम्प है, यहाँ आप देखोगे दो हम्प हैं। एडिशनल फूड स्टोर करने के लिए, एडिशनल फूड स्टोर करने के लिए उसको डबल हम्प दे दिए, ताकि जब फूड की स्कैर्सिटी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको स्टोर कर पाए। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है बेटा। कैमल फाउंड इन द हॉट डेजर्ट, जब हॉट डेजर्ट फॉर एग्जांपल राजस्थान, वहाँ आप देखोगे उसके पास एक हम्प है, सच दैट इट कैन सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ द फूड, फूड की कमी के दौरान वो सर्वाइव कर पाए। वेयरएज जो दूसरा कैमल देखा मैंने जो कि कोल्ड डेजर्ट में रहता है, उसके पास कितने हम्प हैं, उसके पास दो हम्प हैं। दीज टू हम्प श्रिंक इन द लेट विंटर्स, जब सर्दियाँ खत्म होने वाली होती हैं तब वो श्रिंक कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज नॉट टू मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। अब उसने जो फूड था उसके अंदर अपना स्टोर कर रखा था इन फॉर्म ऑफ फैट, फैट के फॉर्म में उसने सेव कर लिया। अब जब सर्दियाँ आई तो उसने उसको कंज्यूम कर लिया। जब सर्दियाँ खत्म होने वाली होंगी तब तक वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हम्प्स कम हो जाएंगे, तो वो अपना हम्प यूज़ कर लेते हैं। मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर, और जो लद्दाख में ऊँट है उसके बड़े बड़े हेयर होंगे फ्रॉम हेड टू नेक, पूरी बॉडी के ऊपर, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख। तो वो विंटर ऑफ लद्दाख में इजीली सर्वाइव कर पाए, इसीलिए। इसके अलावा
दूसरे स्टूडेंट अपना और बताते हैं कि कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जो राजस्थान में जो कैमल है वो थोड़ा सा यूरिन पास करेगा, थोड़ा सा पेशाब करेगा। देयर डंग इज ऑल्सो ड्राई। उसका डंग भी, अगर मैं उसका डंग देखूंगा, गोबर समझते हो, वो गोबर भी मुझे सूखा मिलेगा, यूरिन भी मुझे बहुत कम मिलेगा, गोबर भी मुझे सूखा मिलेगा। एंड इवन दे डू नॉट स्वेट, इवन उनको पसीना भी नहीं निकलेगा। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। किस लिए भाई? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो ना तो मैं यूरिन के थ्रू, ना मैं डंग के थ्रू, ना मैं स्वेट के थ्रू पानी बॉडी से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। तो ये किसने सिखाया? ये बेटा नेचर ने सिखाया उनको, नेचर ने उस हिसाब से उनको अडेप्ट कर दिया। इसके अलावा माया नाम की एक बच्ची है जो बताती है कि मैंने रोडोडोरन के नाम के कुछ फ्लावर्स देखे बेटा। कहाँ? शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, कहाँ देखे? मतलब सिंपल ये है बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों में जब वो गई तो उसने रोडोडोरन देखे। वो रोडोडोरन कैसे थे बेटा? उनकी शॉर्ट हाइट थी, जो प्लांट्स थे ना उनकी हाइट कैसी थी? छोटी थी। एंड हैव स्मॉलर लीव्स। और पत्तियां कैसी थी? पत्तियां भी छोटी थी। टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन। अब ये पहाड़ उसने देखो कैसे रंग के दिखाई दिए बेटा? रेड कलर के, मतलब पिंकिश कलर के दिखाई दिए। उनके जो प्लांट्स थे छोटे थे, स्मॉलर लीव्स थी, सच दैट वो पहाड़ों में सर्वाइव कर पाए। अब देखो पहाड़ के ऊपर है ये रोडोडोरन, उसने कहाँ देखे? नीलगिरी के ऊपर देखे, नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर देखे। तो वहाँ हवाएं चलती रहेंगी, जब हवाएं चलती रहेंगी तो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो गिरने के चांसेस हैं, इसलिए शॉर्ट हाइट के देखे उसने, इसलिए उसने शॉर्ट हाइट के देखे। वेयर एज एक दूसरी बच्ची थी पैमा, एक दूसरी गुड़िया थी पैमा जो कि सिक्किम से थी। उसने बताया कि भाई मैंने भी सेम ऐसे ही रोडोडोरन देखे थे। हैज ऑब्जर्व रोडोडोरन, मैंने भी ऐसे रोडोडोरन देखे थे। टू बी टॉलर, वो कैसे थे? लंबे थे। इवन प्लांट्स सच एज रोडोडोरन में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर इन डिफरेंट। तो पैमा ने बताया कि सिक्किम में जो रोडोडोरन मिलते हैं वो लंबे मिलते हैं। सिक्किम में कैसे मिलेंगे? लंबे मिलेंगे। यानी इसका मतलब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा कि जो प्लांट्स हैं, भाई एनिमल तो हमने देख लिया कैमल के केस में, अब हम देखेंगे रोडोडोरन का एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट्स भी अलग अलग टाइप की वैरायटी दिखाते हैं। ये भी रोडोडोरन है, आगे हम दूसरा रोडोडोरन देखेंगे, उसमें वैरायटी मिलेगी। एक छोटा सा है, एक लंबा है, एक के लीव्स छोटे हैं, एक के लीव्स बड़े हैं। ये किस लिए? ये सारा कार्यक्रम हुआ किस लिए? भाई अलग अलग टाइप के रोडोडोरन देखने को मिले, अलग कलर के फ्लावर्स देखने को मिले, अलग कलर के कैमल्स देखने को मिले। किस लिए बेटा? द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। ये मुझे किस कारण से मिले बेटा? ये सारी चीज़ें, चाहे कैमल्स की एग्जाम्पल दिया उसने या रोडोडोरन का एग्जाम्पल दिया, अडेप्टेशन को समझाने के लिए। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्ट करना। अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर जाओ। एक कहावत है बेटा, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। मतलब जब आप गंगा के पास जाओगे तो आपका नाम गंगाराम रख लो, जमुना के पास जाओगे तो अपना नाम जमुनादास रख लो। जहाँ जाओ वैसे ही हो जाओ। जैसे एक और कॉन्सेप्ट था कि भाई मान लिया आप गुजरात में जाओ तो गुजराती थाली खा लो, आपको सस्ती पड़ेगी। बंगाल में जाओ बंगाली थाली खा लो, पंजाब में जाओ पंजाबी थाली खा लो, सस्ती पड़ेगी, टेस्टी बनेगी, फ्रेश होगी, है नहीं है? तो सेम ऐसे ही वहाँ आप अडेप्ट कर रहे हैं, या सेम ऐसे ही नेचर ने एक लॉन्ग टर्म में, हजारों सालों में ये अडेप्टेशन दिखाया है कि भाई वहाँ का कैमल जो डेजर्ट में रह रहा था वो वैसा हो गया, जो लद्दाख में रह रहा था वो वैसा हो गया। इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? द स्पेशल फीचर्स, वो स्पेशल फीचर जैसे लॉन्ग हेयर, छोटी टांगे, छोटे हूज, डबल हम्प, वो किसके स्पेशल फीचर थे? वो लद्दाख वाले कैमल के स्पेशल फीचर थे। द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तो ये वन एग्जांपल एनिमल का दे दिया। दूसरा एग्जांपल प्लांट का कौन सा था? रोडोडोरन का था। वो टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन, वो उस रीजन के हिसाब से अडेप्ट कर गए, उस रीजन के हिसाब से सर्वाइव करना सीख गए, उसी को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अडेप्टेशन मतलब बेटा आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जहाँ भी रह रहे हो, अगर मैं डेजर्ट में रह रहा हूँ तो अपनी बॉडी को इस हिसाब से अडेप्ट कर लूँ कि मैं कम पानी पीऊँ, कम यूरिन पास करूँ, कम पसीना निकले, मेरे बॉडी में अंदर कहीं मैं अपना फैट सेव कर लूँ, कहीं इधर उधर कहीं फैट सेव कर लूँ। तो ये सब चीज़ क्या है? यही अडेप्टेशन है, यही अडेप्टेशन है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मैं फर्स्ट
पेज से बताते आ रहा हूँ। प्लांट और एनिमल जहाँ रहते हैं उसे उसका क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। प्लांट एंड एनिमल वेयर दे लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, यही उनका घर है। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, सी के अंदर जो टर्टल मिलेगा, कछुआ मिलेगा, इज द सी और द ओशन। वो कहाँ मिलेगा, मुझे सी में मिलेगा, ओशन में मिलेगा, ये उसका हैबिटेट हो गया। तो इसी टाइप से आप किसी के भी हैबिटेट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। लॉयन कहाँ मिलेगा, लॉयन का हैबिटेट क्या होगा सर, डैन होगा। बर्ड का हैबिटेट क्या होगा, नेस्ट होगा, लाइक दैट। यहाँ फिर एक फेमस साइंटिस्ट है बेटा सलीम अली। ये कौन थे बेटा, इन्होंने बेसिकली 2 रीजन, एक तो कौन सा, किलियोलेडो नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर एंड रंगनाथु थिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में, इन्होंने इसमें बेटा बहुत काम किया। इनको दूसरे नाम से जानते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। कहाँ है, ये रहा, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी जानते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया नाम से समझो, इंडिया के रहने वाले हैं। बर्डमैन, बर्ड के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज था और सारे नॉलेज को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया। कई बार ऐसा होता है, मेरे दादाजी को भी बर्ड के बारे में बहुत नॉलेज था, लेकिन अपना नॉलेज अपने साथ लेके चले गए, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन सलीम अली ने क्या किया, सलीम अली ने ये 2 नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प की। प्लस जितने भी बर्ड्स की डाइवर्सिटी के बारे में उनको पता था कि भाई इस एरिया में ये वाले बर्ड्स मिलते हैं, उस एरिया में ये वाले बर्ड्स मिलते हैं, इस बर्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट मतलब नोट डाउन करके बुक्स लिखी है उनके ऊपर। What are the different way in which you can group plant and animal based on their habitat? हैबिटेट के ऊपर कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, इसके ऊपर सिंपल सा तरीका है। पहला, ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन द लैंड, जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं। जमीन के ऊपर रहने वालों को एक ग्रुप में रख दो, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, फॉक्स, ये सब लैंड पे रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो टेरेस के ऊपर रहेंगे उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल। एंड दोज दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहेंगे उन्हें हम एक्वेटिक कह देंगे। तो अब डेफिनेशन आएगी, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड, वो प्लांट और वो एनिमल जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा बेटा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स, जो ऐसे हैबिटेट में रहेंगे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहेंगे। जो कि पानी में रहेंगे, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, इंपॉर्टेंट क्या है, दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो पानी वाले एक्वा से बना है, एक्वेटिक कहाँ से बना है, एक्वा से। तो ऐसे घर जो एक्वा में रह रहे हैं, जो पानी में रह रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, पोंड्स तालाब, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदी एंड ओशन। तो ये 2 टाइप के हो गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेंगे उन जानवरों को क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल, और जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे उन्हें एक्वेटिक एनिमल। कुछ ऐसे होंगे बेटा, सम एनिमल जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, वो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी एज वेल एज लैंड पे भी। उनको क्या कहेंगे, एम्फीबियन। उनको क्या कहेंगे, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जो दोनों जगह रह सकते हैं। यहां नेक्स्ट बता रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड has declined in India due to loss of natural habitat caused by human activity। यहाँ 3 एनिमल की पिक्चर दिखा रखी बेटा आपको, कौन कौन सा, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ए टाइप ऑफ बर्ड। इन 3 जानवरों के बारे में बता रहा है कि भाई इन लोगों के हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गए। हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया। ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने पूरे वर्ल्ड को इसी टाइप से अपने कब्जे में ले रखा है। कहीं ऐसा छोड़ा है कि भाई ये तुम्हारे लिए, नहीं छोड़ा। अभी जो नेचुरल पार्क वगैरह मतलब बनने शुरू हुए हैं वो ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ज़रूरी हैं, नहीं तो भाई पूरे अर्थ को पे हम कब्जा कर लेंगे, इनके लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज़ आपको महसूस कराने के लिए उन्होंने ये चैप्टर इंक्लूड किया है, और यही चीज़ आपको महसूस करा रहे हैं कि भाई कल को आप IAS बन गए, IPS बन गए, और आपके पास परमिशन आई कि ठीक है साहब, आप एक डिस्ट्रिक्ट DM हैं और आपके पास आया कि ठीक है इस जंगल को काट देगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, मन लगा के समझा होगा, तो आप समझ जाएंगे भाई एक जंगल है तो जंगल के अंदर हजारों टाइप के एनिमल्स रह रहे होंगे, हजारों टाइप के प्लांट्स होंगे। अगर मैं ये परमिशन दे दूंगा कि ये सारे पेड़ कट जाएं, तो क्या सारे जानवरों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा? और हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो जैसे यहाँ उन्होंने 3 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी पे पहुँच गए। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएंगे भाई,
तो मैं नहीं साइन करूँगा। मेरे को उसका एग्जैक्ट प्रूफ दिखाओ कि भाई इनका रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी इनको कहाँ तुम फिर से अरेंज करोगे, इनका रहने की क्या व्यवस्था करोगे, वो सब जब आप अच्छे से समझ पाओगे तभी आप साइन करोगे। तो ये चैप्टर पढ़ने का यही फ़ायदा है। बता रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। कब बेटा? 1973 में। ताकि जो टाइगर कम होते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए मैं उनके लिए अलग से जगह छोड़ दूं, एक जंगल का एरिया छोड़ दूं, वो सब। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब चलाया बेटा? 2020 में। चीता को बचाने के लिए उन्होंने 2022 में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया ताकि हम उनको फिर से बचा पाएं। थर्ड वन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बेटा प्रोटेक्टेड एनिमल की कैटेगरी में रख दिया। इस तरह से इन तीनों को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद बता रहा है बेटा सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में। सैक्रेड मतलब धार्मिक। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ धार्मिक एंगल से हमने उनको बचा के रखा है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रुप बोलते हैं उनको। ऐसे जंगल, फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जिनको ट्रेडिशनली पूरे पुराने टाइम से, हजारों सालों से हम लोग बचाते हुए आ रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। कैसे? नॉर्मल समझाता हूँ सिंपल के एग्जांपल से। मान लिया ये मेरा गांव है, गांव के पास में कोई छोटा मोटा जंगल है, छोटा सा जंगल है, बिल्कुल 1000-2000 पेड़ है। लेकिन हम गांव वालों की मान्यता है, मान्यता मतलब हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स है ना वो मानते आ रहे हैं कि भाई ये जो जंगल है ये हमारी देवी का जंगल है, हमारी कुल देवी का जंगल है, हमारे देवता यहाँ रहते हैं, हमारे देवता का यहाँ रहने का एरिया है, इस जंगल को हम काटने नहीं देंगे। तो उनको बोलते हैं बेटा सैक्रेड ग्रोव्स। जिस जंगल में हम लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यता जोड़ ली कि भाई मेरी कुल देवी का मंदिर है इसके बीच में और ये पूरा जंगल उनका है, हम किसी को इसमें घुसने नहीं देंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? वहाँ की बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली हम लोग काटेंगे, भाई ईंधन के लिए है या फिर और किसी पर्पज़ के लिए, या मैं घर बनाना चाहूँ तो नहीं काटने दें, हम तो काटेंगे नहीं, इवन गवर्नमेंट को भी नहीं काटने देंगे। तो उनको बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो क्या ये बढ़िया चीज़ नहीं होगी? दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। आपके आसपास की कम्युनिटी ने ही उसको बचा के रखा है। एंड नो वन इज अलाउड, किसी को परमिशन नहीं है भाई, टू हार्म एनी एनिमल्स, किसी एनिमल को नहीं हार्म करने देंगे, एंड ट्रीज को कट नहीं करने देंगे इन दीज ग्रूव्स, और इवन डिस्टर्ब तक नहीं करेंगे उस एरियाज को। ये नहीं है कि यहाँ से रास्ता निकाल दो भाई, बीच में से एक हाईवे निकाल दिया, नहीं निकलने देंगे। दिस वे सैक्रेड ग्रूव्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में पूछेगा तो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड, यानी कम्युनिटी ने, समाज ने उसको बचा के रखा है। ट्रेजर है बेटा, खजाना है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। पूरी प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक एक चैप्टर को सेम ऐसे ही बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, सिंप्लिसिटी के साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक्सप्लेनेशन में मज़ा आएगा। एक बार आप ये चैप्टर यहाँ से कर लो, फिर कहीं से करने की जरूरत नहीं है। अगर सच में मज़ा आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवा देना, खुद भी कर लेना और दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।